विजन की जून मंथ की मैगजीन हम कर रहे हैं। इसमें हमने पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाला पार्ट खत्म कर लिया है। सेकंड जो पार्ट हमारे सामने है वो है इंटरनेशनल रिलेशंस, और इसमें जो टॉपिक है फर्स्ट वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको स्टार्ट करते हैं इसको। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्यों न्यूज़ में रहा है, तो 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई अभी WTO की, ठीक है। और एक जेनेवा पैकेज एक तरह से हुआ है। जेनेवा पैकेज क्या है, ए सीरीज ऑफ डील्स ऑन कंटेम्प्रेरी इशूज वाज एग्रीड टू अंडर द जेनेवा पैकेज। अब WTO के बारे में जान लेते हैं। तो WTO एकमात्र एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो कि डील करता है रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, ठीक है। रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन कंट्रीज के साथ डील करने वाला एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन WTO है। 1995 में ये बना है, 1995 में। WTO इज रन बाई इट्स 164 मेंबर्स एंड ऑल डिसीजंस आर टेकन थ्रू कंसेंसस एंड एनी मेंबर कैन एक्सरसाइज ए वीटो। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। इस सभी मेंबर्स के पास वीटो पावर है। यहाँ पर 164 मेंबर्स हैं, ये भी आपको याद रखना है। इट इज सक्सेसर टू द GATT। GATT क्या है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। इसका सक्सेसर ये रहा है। एक ग्रुप था GATT जो कि 1948 में बना था, हुज रूल्स क्रिएटेड द मॉडर्न मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, पर्टिकुलर्स देखते हैं और फीचर्स देखते हैं इसके, है ना। तो क्या है, कर्टेलिंग हार्मफुल फिशिंग, तो मतलब पर्टिकुलर जो जिनेवा पैकेज वगैरह के अंदर जिन चीज़ों के बारे में बात की गई है उसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं, ठीक है। तो कर्टेलिंग हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज ऑन इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड IUU फिशिंग फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स, ठीक है। तो इसमें इसके फीचर्स क्या है, जो मतलब ये जेनेवा पैकेज के अंदर जिस चीज़ के बारे में बात की गई है, ये कर्टेलिंग हार्मफुल फिशिंग सब्सिडीज ऑन इलीगल अनरिपोर्टेड अनरेगुलेटेड फिशिंग फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। इसके फीचर्स क्या रखे गए हैं, क्या फीचर्स रहे हैं इसके, देख लेते हैं। देयर वुड बी नो लिमिटेशन ऑन सब्सिडीज ग्रांटेड और मेंटेन्ड बाई डेवलपिंग और लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। तो यहाँ पे सब्सिडी में कोई लिमिटेशन नहीं होगी, 4 साल के लिए बोला गया है, लेकिन ओनली फॉर 4 ईयर्स, आपको ध्यान रखना 4 साल के लिए केवल। फॉर फिशिंग विद इन देयर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, तो जो उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, कौन सी कंट्रीज का, डेवलपिंग कंट्रीज का और लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज का, कितनी भी सब्सिडी वो दे सकते हैं उसमें, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है। ऑल्सो टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग शैल बी प्रोवाइडेड टू सच कंट्रीज थ्रू द WTO फिशरीज फंडिंग मैकेनिज्म। तो WTO का एक फिशरीज फंडिंग मैकेनिज्म है, तो उसके थ्रू यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंस भी दिया जाएगा और कैपेसिटी बिल्डिंग भी की जाएगी, ठीक है। अब अगला जो है जिस बारे में बात हुई है, ठीक है, जिस इशू के बारे में बात हुई है और फिर उसके फीचर्स क्या है वो देख लेते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के रिगार्डिंग बात हुई है बाद में वहाँ पे जिनेवा पैकेज में ही। बाइंडिंग डिसीजन टू एग्जाम्प्ट फूड परचेजेज बाय UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो जो UN का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है WFP, उसके द्वारा यदि कुछ भी परचेज वगैरह किया जाता है तो उसको एग्जाम्प्ट किया गया है, किस चीज़ से, किससे एग्जाम्प्ट किया गया है, बाइंडिंग डिसीजन टू एग्जाम्प्ट फूड परचेज बाय द UN WFP फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पज फ्रॉम एनी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन टू एड्रेस फूड शॉर्टेज। किसी भी तरीके का कोई फूड रेस्ट्रिक्शन है तो उससे एग्जाम्प्ट किया गया है इसको, यदि क्या हो रहा है, यदि आपका WFP जो है वो परचेज कर रहा है फूड को, ठीक है। क्योंकि अभी पता है आपको काफ़ी क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है, जो यूक्रेन रशिया वार चल रहा है उससे भी काफ़ी ज़्यादा ग्रेन वगैरह का प्रोडक्शन वहाँ पे हो रहा है, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है। तो वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, उस चीज़ को पहले ही मतलब कि ना खड़ी हो, इसको रोकने के लिए ये सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, E-कॉमर्स ट्रांसमिशन लाइक म्यूजिक, ई-बुक, फिल्म ETC, इसके रिगार्डिंग क्या हुआ है वो देख लेते हैं। मेंबर्स एग्री हुए हैं कंटिन्यू द लॉन्ग स्टैंडिंग मोराटोरियम। मोराटोरियम का मतलब क्या होता है, मतलब एक तरीके से ऑफिशियल ये मतलब कि एक अनाउंसमेंट होता है, ऑफिशियल ही ये मतलब कि माना जाता है कि इसको हम ऐसा ही रखेंगे, ठीक है, जैसा चल रहा है। तो लॉन्ग स्टैंडिंग मोराटोरियम ऑन कस्टम ड्यूटीज, मतलब चीज़ों का रुका हुआ होना। ऑन E-कॉमर्स ट्रांसमिशन अंटिल द सब्सिक्वेंट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, तो बोल दिया गया है कि जो चल रहा है उसी को चलने दो। लॉन्ग स्टैंडिंग जो मोराटोरियम है उसको वैसे के वैसा ही रखना है। मोराटोरियम मतलब कि रुकावट एक तरीके की, उसको वैसे के वैसा ही रखना है अंटिल सब्सिक्वेंट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस या फिर अंटिल मार्च 2024, ठीक है, बोल दिया। कोविड-19 वैक्सीन के बारे में क्या बोला है, तो टेम्परेरी जो वेवियर है, ठीक है, टेम्परेरी वेवर ऑफ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स अंडर द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ट्रिप्स, ठीक है, कंसर्निंग द यूज ऑफ द कंपलसरी लाइसेंसिंग टू प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन फॉर 5 ईयर्स। तो इसमें मतलब कि अलाउ कर दिया है, रिलैक्सेशन दे दिया और कंपलसरी लाइसेंसिंग को अलाउ कर दिया है। तो कोविड वैक्सीन को अपकमिंग 5 ईयर्स के लिए एक तरह से बोल सकते हैं टेम्परेरी क्या मिला है, वेवर मिला है, किससे, ट्रिप्स से, ठीक है। आगे देखते हैं, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स के बारे में क्या बोला गया है यहाँ पे। डिक्लेरेशन कमिट्स WTO मेंबर्स टू लॉन्च ए वर्क प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई न्यू चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ WTO SPS एग्रीमेंट। तो मतलब सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स के रिगार्डिंग बोला है कि वर्क प्रोग्राम वगैरह करना है और आइडेंटिफाई करना है चैलेंज क्या है, जो SPS एग्रीमेंट है ना WTO का, उसके इंप्लीमेंटेशन के अंदर या उसके अंदर क्या उसको लागू करने में क्या चैलेंज आ सकते हैं, तो उसके बारे में बात हुई है। तो ये कुछ बातें हुई हैं अभी जो जेनेवा पैकेज है उसके अंदर, जो कि 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे हुआ है अभी,
12th मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस WTO की जो थी उसमें हुआ है, जेनेवा पैकेज के अंदर ये सारी बातें हुई हैं। अब मेजर एग्रीमेंट्स एट WTO देख लेते हैं ना। तो ये तो लॉन्ग टर्म मतलब पहले से चले आ रहे एग्रीमेंट्स है जो कि हो रखे हैं WTO के अंदर, उनको देख लेते हैं। एक एग्रीमेंट क्या हो रखा है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर हो रखा है। तो ये क्या है, स्पेसिफिक एंड बाइंडिंग कमिटमेंट्स मेड बाय WTO मेंबर्स, है ना, मेंबर गवर्नमेंट्स इन द 3 एरियाज: मार्केट एक्सेस, डोमेस्टिक सपोर्ट, एक्सपोर्ट सब्सिडाइजेशन फॉर इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर ट्रेड। तो कुल मिला के ये एक बाइंडिंग और स्पेसिफिक क्या है, कमिटमेंट्स है जो कि WTO की मेंबर गवर्नमेंट्स करती हैं किस किस एरिया के अंदर। मार्केट एक्सेस के कमिटमेंट्स करती है, डोमेस्टिक सपोर्ट के रिगार्डिंग कमिटमेंट्स करती है, और एक्सपोर्ट सब्सिडाइजेशन जो होता है उसके रिगार्डिंग कुछ कमिटमेंट्स करती हैं एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के अंदर, ताकि मतलब कि जो एग्रीकल्चरल ट्रेड है ना वर्ल्ड वाइड वो काफ़ी ज़्यादा फेयरली हो सके। दूसरा जो है इसे बोलते हैं AOA, ठीक है, और 3 चीज़ों के ऊपर होता है, समझ गए हम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ट्रिप्स के रिगार्डिंग देख लेते हैं। स्टूपुलेट्स मोस्ट फेवर्ड नेशंस ट्रीटमेंट एंड नेशनल ट्रीटमेंट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज सच एज कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एंड रिक्वायर्स मेंबर्स कंट्रीज टू मेंटेन हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। तो ये ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ठीक है, और इसमें क्या क्या आ जाता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, जियोग्राफिकल इंडिकेशन की रिगार्डिंग जो चीज़ें हैं उसमें उसके रिगार्डिंग ये एग्रीमेंट है। और ये मतलब कि उम्मीद की जाती है एक तरह से कंट्रीज से कि हाई लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन वो प्रोवाइड करेंगी। ओके, अगला देखते हैं। SPS जो है आपको बताया सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स की रिगार्डिंग जो एग्रीमेंट है वो क्या है, एस्टेब्लिशेस द मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क फॉर द प्लानिंग, एडॉप्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ SPS मेजर्स टू मिनिमाइज देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन ट्रेड ड्यू टू द आर्बिट्रेरी एंड अनजस्टिफिएबल यूज। तो मतलब सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स से मतलब यही है कि जो भी केमिकल वगैरह हम यूज में लेते हैं और क्या क्वालिटी है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो आप सेल कर रहे हो, तो उसमें भी आपको ध्यान रखना है कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, या फिर बहुत ज़्यादा केमिकल वगैरह को यूटिलाइज नहीं किया जाना चाहिए, और एक लिमिटेड लिमिट तक ही मतलब चीज़ों में आप एक तरह से केमिकल वगैरह को यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स के अंदर आता है, तो इसके ऊपर भी एग्रीमेंट हो रखा है। एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, TBT इसको बोलते हैं। तो इसका एम क्या है, एम टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी एनवायरमेंट रेगुलेशन फ्रॉम बिकमिंग अननेसेसरी ट्रेड बैरियर्स बाय सिक्योरिंग देयर ट्रांसपेरेंसी एंड हार्मोनाइजेशन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो ये बोल रहे हैं कि आप जब भी आपकी कंट्री के अंदर कोई भी प्रोटेक्शन कर रहे हो तो एनवायरमेंट रेगुलेशंस को फॉलो करो पहले ही, ठीक है। और मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सेफ्टी होती है, एनवायरमेंट रेगुलेशंस होता है, और ये अननेसेसरी ट्रेड के अंदर बैरियर ना बन जाए, तो पहले एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल को फॉलो करो। और यही है एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, ताकि ये मतलब कि हार्मोनाइजेशन हो सके, पूरा एक इंटरनेशनली हार्मोनाइजेशन हो सके और पूरा ट्रांसपेरेंसी क्रिएट हो सके। तो उसके रिगार्डिंग ये एग्रीमेंट है। अगला है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। तो इसको क्या है, एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। सभी एग्रीमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटीज इनकी रहती है, इस वजह से मैं इतना फोकस के साथ इनको बता रहा हूँ, और आपको भी पूरी एनर्जी के साथ, पूरे फोकस के साथ इसको सुनना है। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, तो ये क्या है, बैंड दोज इन्वेस्टमेंट मेजर्स विच हैव डायरेक्ट एडवर्स इफेक्ट ऑन ट्रेड इन गुड्स। एग्जाम्पल इंक्लूड लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स विच रिक्वायर दैट सर्टेन कंपोनेंट्स बी डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड। तो ये क्या है कि ऐसी चीज़ों को बैन करना है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि एडवर्स इफेक्ट हो रहा है गुड्स के ट्रेड के ऊपर। तो ये आता है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। इन्होंने एग्जांपल बताया है कि इंक्लूड लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट्स, लाइक डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोकल कंटेंट रिक्वायरमेंट होगी, इस तरीके की, मतलब ये इन्वेस्टमेंट की रिगार्डिंग हो गया आपका ना। अगला है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, GATS। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड्स जनरल ऑब्लिगेशंस रिगार्डिंग ट्रेड इन सर्विसेज सच एज मोस्ट फेवर्ड नेशंस ट्रीटमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ये आपका GATS के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम आगे चलते हैं, और अब हमारे पास आ रहा है इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। तो ये सब कुछ जो चल रहा है या जो भी WTO के साथ है उसका इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन है, या फिर अभी जो जेनेवा पैकेज आया है उसका इंडिया के लिए क्या इम्प्लीकेशन है। तो देखो पहला तो लिख रखा है कार्टेलिंग द फिशरीज सब्सिडी। तो ये बोल रहा है कि भाई फिशरीज सब्सिडी वगैरह को क्या किया है कि इन लोगों ने बोला है कि 5 साल के लिए आप फिशरीज को, 4 साल के लिए फिशरीज सब्सिडी वगैरह प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन उन्होंने बोला है 4 years नॉट सफिशियंट, ठीक है, 4 साल सफिशियंट नहीं है। आगे इन्होंने बोला है नो मेंशन ऑफ स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट्स, जो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए स्पेशल डिफरेंशियल ट्रीटमेंट होना चाहिए उसके रिगार्डिंग भी कोई गाइडलाइंस वगैरह नहीं दी गई है, और 4 साल का पीरियड के लिए बताया गया है। तो इससे अनसर्टेनिटी में चले जाएंगे हमारे जो मतलब कि फिशरमैन्स हैं वो, तो 4 साल सफिशिएंट पीरियड नहीं है। तो इंडिया का इम्प्लीकेशन इंडिया इस तरह से ले रहा है इस चीज़ को, है ना। और अगला जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए जो एग्जाम्पशंस दिए गए हैं, तो इससे डोमेस्टिक सप्लाई के अंदर कमी आ सकती है। इंडिया डिमांड टू सी के परमानेंट, ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम बताई गई है। ए ब्लैंकेट एग्जाम्पशन फॉर द फूड्स एक्सपोर्ट कुड, है ना, कंस्टेंट्स इस वर्क इन इंश्योरिंग डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी। डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी इंडिया की हिल सकती है ना, इस तरीके का यदि आपने बिल्कुल एग्जाम्पशन दे दिया है कि एक्सपोर्ट के ऊपर कोई कंस्टेंट्स नहीं होंगे, तो इससे डोमेस्टिक फूड सप्लाई इंडिया की प्रभावित हो सकती है। ये इंडिया का कंसर्न है। आगे इंडिया लगातार बार बार बोलता रहता है कि हमारा जो PDS सिस्टम है,
ठीक है, उसका परमानेंट सॉल्यूशन हमें दीजिए आप, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग, क्योंकि ये हमारा कहीं भी ट्रेड या एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ करने के लिए नहीं है, ये हमारे जो डोमेस्टिक लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने के लिए है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए है, ये जो हमारा पीडीएस सिस्टम जो चल रहा है। तो इसको आप एक्चुअली में मतलब इसका परमानेंट सॉल्यूशन दीजिए हमें, है ना, ये बात चल रही है वहाँ पे जो कि MC13 के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है ना। तो वो बोल रहे थे कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन वगैरह दूँ। फिर है ना वेवर ऑफ IPR ऑन कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन, तो इसके रिगार्डिंग इंडिया का क्या कंसर्न है। तो इंडिया का यही है, देखो पहली बात बिल्कुल ठीक है कि ट्रिप्स का ये जो डिसीजन रहा है, द ट्रिप्स डिसीजन विल बूस्ट वैक्सीन इक्वलिटी, असेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, ये सब चीज़ें तो इंश्योर होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, अच्छी बात है ये। एंड विल एनेबल ईज ऑफ अथराइजेशन फॉर प्रोडक्शन ऑफ पेटेंटेड वैक्सीन इन इंडिया फॉर डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट एज वेल एज एक्सपोर्ट्स, तो ये तो पॉजिटिव है एक तरीके से बात है ना। बट द करंट एग्रीमेंट इज वाटर्ड डाउन वर्जन ऑफ द ओरिजिनल प्रपोज मेड बाई इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ने कुछ ओरिजिनल प्रपोजल्स दिए थे, जिसको वाटर डाउन फॉर्मेट है, जो नया प्रपोजल जो आया है या फिर नया जो एग्रीमेंट है ना, वो एक्चुअली में जो हुआ है वो वाटर डाउन वर्जन है उसका। और 2020 में क्या बोला था इन्होंने, डिमांडेड ए ब्रॉडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवियर्स, ठीक है, तो सॉरी डिमांडेड ए ब्रॉडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर्स ऑन वैक्सीन एज वेल एज ट्रीटमेंट एंड टेस्ट, तो इन्होंने हॉलिस्टिकली बोला था कि भाई इस वैक्सीन के ऊपर भी वेवर्स दो आप, साथ ही साथ में आप ट्रीटमेंट के ऊपर भी और टेस्ट के ऊपर भी, तो उसका एक वाटर डाउन वर्जन है ये जो अभी एग्रीमेंट हुआ है वो, ये इंडिया का बोलना है। फिर ई कॉमर्स के रिगार्डिंग इंडिया का क्या बोलना है, ई कॉमर्स के रिगार्डिंग इंडिया का बोलना है कि इंडिया हैज आस्क्ड द WTO टू रिव्यू द एक्सटेंशन ऑफ द मोरेटोरियम ऑन कस्टम ड्यूटीज एज डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया फेस द ब्रंट ऑफ द फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच ए मोरेटोरियम, ठीक है। तो इसमें बोला है तो इसको रिव्यू करो, आपने जो एक्सटेंशन ऑफ मोरेटोरियम दिया है ना ये सब चीज़ ई कॉमर्स के रिगार्डिंग, तो हमने जो ऊपर पढ़ा था उसको रिव्यू करो, क्योंकि इसका इंडिया के ऊपर गलत प्रभाव पड़ता है, या इंडिया को इस जो मोरेटोरियम जो आपका मोरेटोरियम रहता है उसकी वजह से इंडिया को ब्रंट फेस करना पड़ता है ना, फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं हमारे ऊपर। तो ये सारी बात हुई थी, तो ये इंडिया के कंसर्न्स थे। अब आगे यहाँ पर देख लेते हैं हम अदर जो रिजॉल्व इश्यूज रहे ना WTO के इंडिया के साथ में, है ना, तो इंडिया क्या क्या चाहता था और क्या क्या रिजॉल्व नहीं हो पाया। तो पहली बात तो एग्रीकल्चर सब्सिडी, जिसके बारे में मैं बोल चुका हूँ पहले भी, भाई जो हमारा MSP होता है, ठीक है, एक तो PDS वाला था सिस्टम है ना, एक है ना, और WTO व्यूज इंडिया मिनिमम सपोर्ट प्राइस एज ए ट्रेड डिस्टॉर्टिंग मेजर, इंडिया के जो MSP प्रोग्राम इंडिया का चलता है उसको ट्रेड डिस्टॉर्टिंग मेजर की तरह लेता है WTO, है ना। एंड इसको अंबर बॉक्स प्रोविजन है WTO के अंदर रख देता है ये, और जिसमें 10% की कैप लगा देता है पूरी सब्सिडी के ऊपर टोटल प्रोडक्शन का, है ना। इंडिया ने चैलेंज किया है इसको, और अपना आर्गूमेंट ये रखा है कि हमारा जो प्राइमरली एजेंडा है ना MSP देने का, वो प्राइस सपोर्ट देने का मेजर हमारा है, एक्सपोर्ट नहीं है, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना है। तो ये अभी इशू रिजॉल्व नहीं हो पाया है कुल मिला के। नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाए जाते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के द्वारा, जिसमें कि टेक्निकल बैरियर्स होते हैं, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स होते हैं, और इंडिया के जो भी मतलब एक्सपोर्ट करने के लिए जाता है तो ऑन बिहाफ ऑफ दीज नॉन टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, इंडिया के को रोका जाता है एक्सपोर्ट करने से कंट्रीज़ के द्वारा एक तरह से। तो उसके रिगार्डिंग भी बोला है इंडिया ने, ठीक है, वो भी इशू रिजॉल्व नहीं हो पाया है। नेगोशिएशंस ऑन नॉन ट्रेड इशूज़ लाइक इन्वायरमेंट वगैरह के स्टैंडर्ड वगैरह, इन सभी के रिगार्डिंग भी इंडिया ने बोला है नॉन ट्रेड जो इशूज़ है इनका भी रेजोल्यूशन नहीं हो पाया है। और फिर बोला है कि ज्योग्राफिकल जो हम इंडिकेशन दे रहे हैं GI टैग इंडिया, ठीक है, आपको उसका जो स्टेटस है आप अच्छे से नहीं ले रहे हो, WTO को बोला द करंट ट्रेडिंग एग्रीमेंट डज नॉट रिकॉग्नाइज द GI टैक्स डोमेस्टिकली प्रोवाइडेड टू गुड्स विच डिक्रीज द मार्केटेबिलिटी, मतलब कि अभी उस तरह से WTO उसको नहीं ले रहा था, बोला कि GI को आप हमारा जो GI है उसको हायर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। फिर बाद में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन के बारे में इंडिया बोलता है, इंडिया आर्ग्यूज दैट डेवलपिंग कंट्रीज शुड बी गिवन फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिम्स क्या है, ट्रेड एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स के रिगार्डिंग डेवलपिंग कंट्रीज को फ्लेक्सिबिलिटी आप प्रोवाइड कीजिए उनके एप्लीकेशंस के अंदर, जब है ना, क्यों प्रोवाइड कीजिए, ताकि है ना डोमेस्टिक पॉलिसी वाइल परमिटिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जब आ रहा होगा तो आप हमको थोड़ा सा इसके अंदर डेवलपिंग कंट्रीज को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कीजिए ट्रिम्स के अंदर। ये भी इंडिया का कंसर्न था, ये भी रिजॉल्व नहीं हो पाया है। आगे हम देखते हैं चैलेंज फेस बाई WTO एंड इट्स सॉल्यूशंस, क्या चैलेंज WTO ने फेस किए हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या है, क्या चैलेंज WTO राइट नाउ फेस कर रहा है और उसके सॉल्यूशंस क्या है, तो हम देख लेते हैं इसका। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO फेसेज एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, देखो ये प्रॉब्लम चल रही है WTO के साथ, उनको देख लेते हैं उसके चैलेंज क्या है। तो पहले इनइफेक्टिव अगेंस्ट द चाइनाज पॉलिसी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो चाइना काफ़ी टैरिफ मैनिपुलेशन कर रहा है, अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज कर रहा है, तो उनके खिलाफ एक तरह से इनइफेक्टिव सा होता जा रहा है कौन, WTO। तो पोटेंशियल सॉल्यूशन का क्या हो सकता है, WTO नीड्स टू स्ट्रेंथन इट्स एनफोर्समेंट कैपेसिटी टू डील विद सच प्रैक्टिसेस टू बिकम ए क्रेडिबल ट्रेडिंग सिस्टम, तो इसको इस तरह से रोकना होगा। और फिर चेंज ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन अब काफ़ी बदल रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया काफ़ी लार्ज रोल प्ले कर रही हैं अब ट्रेड रेजिम के अंदर, करंट एरा के अंदर। ऐसी कंडीशन में ऑपरेशनल जो फ्रेमवर्क है WTO का नीड्स टू बी रिवाइज टू कंसिडर दिस चेंज इकोनॉमिक बैलेंस, तो इसको रिवाइज, इसको मतलब कि कंसिडर करना जरूरी है WTO की तरह। दिस फंक्शन ऑफ WTO अपलेट बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, जो WTO की अपलेट बॉडी है, अपलेट जो बॉडी है वो डिसफंक्शन है अभी। तो US हैज़ सिस्टमेटिकली ब्लॉक द अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू अपलेट बॉडी मेंबर्स, है ना, जो जज है US ने ब्लॉक कर दिया इनकी अपॉइंटमेंट को, विच इट बिलीव्स हैज़ रिजल्टेड इन अनफेवरेबल रूलिंग फॉर द US एंड इट्स ट्रेड डिस्प्यूट्स, तो इस वजह से उसको क्या कर दिया है, जजों की नियुक्ति नहीं कर रहा है US, ठीक है।
तो इस तरीके के में ऐसी कंडीशन में ज़रूरी है कि कॉन्सर्टेड एफर्ट्स किए जाएँ, है ना, टू बी मेड टू मेक द एप्लेट बॉडी फंक्शनल एंड डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम ऑपरेशनल। कैसे भी करके जो आपकी एप्लेट बॉडी है उसको फंक्शनल बनाया जाए और डिस्प्यूट सेटलमेंट को क्या किया जाए, ऑपरेशनल बनाया जाए, ये भी ज़रूरी है। अगली जो प्रॉब्लम डब्ल्यूटीओ फेस कर रहा है वो है लॉन्ग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इनका जो कंसेंसस वगैरह की रिक्वायरमेंट होता है, लॉन्ग डिसीजन मेकिंग होती है, तो इसको भी कम रिजॉल्व करने की जरूरत है। इसके लिए क्या किया जा सकता है, मेंबर कंट्रीज नीड टू आयरन आउट द डिफरेंसेस टू अराइव एट ए कॉमन ग्राउंड। ये सब प्रॉब्लम चल रही है। फिर लेक ऑफ इंक्लूसिवनेस है डब्ल्यूटीओ के अंदर। लेक ऑफ इंक्लूसिवनेस कैसे है, विद एन इंक्रीजिंगली ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम एक्सक्लूजन ऑफ सब कंट्रीज मेक्स इट लेस इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रीज लाइक, कौन कौन सी कंट्रीज है, कंट्रीज सच ईरान, इराक, लेबनान, उज्बेकिस्तान हैव नॉट जॉइन डब्ल्यूटीओ यट। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, कभी क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ये कंट्री ने डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन कर रखा है या नहीं कर रखा है, या इनमें से किन कंट्रियों ने डब्ल्यूटीओ को ज्वाइन नहीं कर रखा है, तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम पे। तो इसमें बोला है कि लैक ऑफ इंक्लूसिवनेस है, तो इसमें क्या करना है, एफर्ट्स नीड टू बी मेड एट मेकिंग द ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव। तो ऐसे इसके लिए एफर्ट्स किए जाना चाहिए। उसके बाद में मूव टुवर्ड द बायलैटरल, रीजनल और प्लूरीलेटरल ट्रेडिंग रिजीम्स। ठीक है, तो ये क्या बोला जा रहा है, सिंस pace of negotiations in WTO has been slowing, countries are increasing moving towards the other form of trading regimes like RCP वगैरह की तरफ कंट्रीज जा रही हैं। तो ऐसी कंडीशन में WTO को क्या करना चाहिए, रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ WTO नीड टू इवॉल्व टू रिमेन रिलेवेंट इन इमर्जिंग सिनेरियोज। तो इस वजह से अपने आप को इवॉल्व करने की जरूरत है, WTO के अपने रूल्स एंड प्रोसीजर्स को इवॉल्व करने की जरूरत है, ताकि जो बदलता हुआ समय है उसमें भी अपने आप अपनी रिलेवेंसी WTO बना के रख सके। इफेक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक क्या हुआ है, इसकी वजह से WTO पे क्या प्रभाव पड़ा है। कोविड-19 पैंडेमिक हैज फोर्स कंट्रीज टू इम्पोज कॉम्प्रिहेंसिव एक्सपोर्ट बैन्स एंड रेस्ट्रिक्शन रिजल्टिंग इन डिसरप्शंस इन ग्लोबल सप्लाई चेन। तो डिसरप्शंस आ चुका है ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से। देयर इज ए पोटेंशियल फॉर मोर ट्रेड डिस्प्यूट्स टू अराइज इन फ्यूचर। तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि ट्रेड डिस्प्यूट फ्यूचर के अंदर और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन हो चुका है। इस वजह से फ्यूचर में ट्रेड डिस्प्यूट्स के बढ़ने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में स्ट्रेंथनिंग करनी है WTO को अपने डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम की, है ना, इसकी ये अभी समय की डिमांड है ये, है ना। तो ये सब WTO की कंसर्न है, WTO के साथ प्रॉब्लम चल रही है और उनके बारे में थोड़ा सा हमने बता दिया कि इसके लिए WTO को क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा 2.1 टॉपिक कंप्लीट होता है। अब 2.2 पे हम आते हैं और ये है अल्टरनेटिव टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI। तो जो BRI है, आपको पता है चाइना का BRI है, उसका अल्टरनेटिव्स क्या है। तो इसमें न्यूज़ के अंदर क्यों है कि यूनाइटेड नेशंस ने अभी एम किया है 200 बिलियन ओवर 5 ईयर्स, 5 साल के अंदर 200 बिलियन जो डॉलर है, इतना पैसा फंड जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड है, उसको इकट्ठा करना है एक तरह से। ठीक है, फंड नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर इन डेवलपिंग कंट्रीज, है ना, अंडर G7 इनिशिएटिव एम्स एट काउंटरिंग। तो G7 के अंदर, ठीक है, G7 के प्रव्यू के अंदर एक तरह से हम बोल सकते हैं कि G7 के इनिशिएटिव के अंदर एक एम किया है 200 बिलियन डॉलर ओवर 5 साल के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट लेके आना है और काउंटर करना है एक तरह से चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को या प्रोजेक्ट को। और देख लेते हैं थोड़ा ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट है इंक्लूडिंग G7, उसके साथ में कुछ प्राइवेट कैपिटल भी आएगी, तो पूरा जो टारगेट है वो 600 बिलियन डॉलर का टारगेट है अगले 5 साल के लिए। द अनाउंसमेंट इज एन ऑफिशियल लॉन्च एंड रीब्रांडिंग ऑफ व्हाट हैड बीन रोल्ड आउट लास्ट ईयर एट G7 इन द UK। तो G7 इन द UK में जो रोल्ड आउट हुआ था उसी को रीब्रांडिंग है, ये उसी की है ना, ये अनाउंसमेंट जो है ऑफिशियल लॉन्च जो है ये। ठीक है, और इन द UK एज, जो कि B3W के नाम से जाना गया था, बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, तो उसी की रीब्रांडिंग के तौर पे है ये। द एफर्ट्स इज नाउ कॉल्ड द, अब क्या बोला जा रहा है इन एफर्ट्स को, रीब्रांडिंग जब इसकी कर दी गई है तो पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट और PGII। ओके, तो अबाउट पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट PGII के बारे में देख लेते हैं। इट सीक्स टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू चाइनाज एस्टिमेटेड 1 बिलियन, नॉट 1 बिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन डॉलर, टू चाइनाज estimated $1 trillion in hard infrastructure investment around the world in the last decade। तो G7 इनिशिएटिव इज फंडिंग प्रोजेक्ट इन 4 मेजर कैटेगरीज। तो G7 इनिशिएटिव 4 मेजर कैटेगरीज के अंदर प्रोजेक्ट्स को फंड कर रहा है। एक है क्लीन एनर्जी, एक है हेल्थ सिस्टम, एक है जेंडर इक्वलिटी, एक है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो एट सेंटर ऑफ PGII, ठीक है, इज ए डिफरेंट अप्रोच टू फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो इसमें क्या है, एट द सेंटर ऑफ द PGII इज ए डिफरेंट अप्रोच टू फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स यूजिंग लिमिटेड गवर्नमेंट फंडिंग टू कैटलाइज, ठीक है, टू कैटलाइज ग्रेटर वॉल्यूम्स ऑफ प्राइवेट कैपिटल, है ना, जैसे पेंशन फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, इंश्योरेंस फंड्स अमॉन्ग अदर्स। तो ये है ना इनका थोड़ा सा एक अलग सा डिफरेंट अप्रोच है फाइनेंसिंग की, है ना, तो फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब आगे देखते हैं, दिस स्टैंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू BRI विच प्रोवाइड्स फाइनेंसिंग लार्जली वाया स्टेट टू स्टेट चैनल्स क्रिएटिंग अनसस्टेनेबल डेट लेवल्स। तो उससे काफ़ी हटके, काफ़ी अलग है, जो काफ़ी हटके बिल्कुल एकदम अलग है, बिल्कुल एकदम अलग नहीं, काफ़ी अलग है। क्या PGII जो है उनकी जो अप्रोच है फाइनेंसिंग करने की वो अलग है BRI से, जहाँ पे BRI स्टेट टू स्टेट चैनल्स क्रिएटिंग अनसस्टेनेबल डेट लेवल्स, है ना, करके और अनसस्टेनेबल डेट स्टेट्स के ऊपर बना के उनके ऊपर डाल के
और उनके ऊपर बढ़ा के अनसस्टेनेबल डेट क्रिएट करके उनके ऊपर और प्रोजेक्ट को लेके चल रहा है बीआरआई को। वहीं पे पीजीआईआई जो है वो थोड़ी डिफरेंट अप्रोच लेके चल रहा है। अब हम देखते हैं बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या। इट इज ए ट्रांसकॉन्टिनेंटल, ठीक है, ट्रांसकॉन्टिनेंटल लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम विच एम्स एट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज अलोंग द रूट ऑफ द हिस्टोरिकल सिल्क रोड। तो हिस्टोरिकल सिल्क रोड रही है, हिस्टोरिकल सिल्क जो रोड रही है उसकी अलॉन्ग, ठीक है, कुल मिला के रूट बनाना है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ कंट्रीज करना है और काफ़ी ट्रांसकॉन्टिनेंटल एक तरीके से ये पूरा लॉन्ग टर्म पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट रहने वाला है। इट वाज अनवेल्ड इन 2013 बाय चाइना एंड अंटिल 2016 वाज नोन एज OBOR। 2016 तक इसको OBOR के नाम से जाना जाता था, जिसको क्या क्या बोलते हैं, वन बेल्ट एंड वन रोड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बेल्ट एंड रोड पोर्टल करंटली 71 कंट्रीज आर टेकिंग पार्ट इन इनिशिएटिव टुगेदर रिप्रेजेंटिंग मोर देन ए थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स GDP एंड टू थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। तो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड GDP को ये डिनोट कर रही है जो जहाँ पे भी ये प्रोजेक्ट चल रहा है, और 2/3 थर्ड ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन को ये डिनोट कर रहा है एक तरह से। फिर उसके बाद बीआरआई कंबाइंस 2 इनिशिएटिव, बीआरआई के अंदर 2 इनिशिएटिव है। पहला कौन सा है, लैंड बेस्ड सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट है, और दूसरा है 21 सेंचुरी मैरीटाइम सिल्क रोड। तो ये 2 प्रोजेक्ट है, इसमें देखो आप देख सकते हो। तो ये तो सड़क वाला, ये तो सिल्क रोड हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया, मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव, और ये सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट। तो ये तो सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट हो गई ऊपर वाली, तो नीचे वाली हो गई मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव। तो वाई अल्टरनेटिव टू बीआरआई आर इमर्जिंग, इमर्जिंग क्यों हो रहे हैं, तो मतलब बीआरआई के अल्टरनेटिव इमर्ज क्यों हो रहे हैं। उससे पहले हम क्या देख लेते हैं, थोड़ा G7 के बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल G7 इज एन इनफॉर्मल फॉरम ऑफ लीडिंग इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। तो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस का जो है ये क्या है, एक तरह से ध्यान रखना आपको, इनफॉर्मल फॉर्म है विच डोमिनेट ग्लोबल ट्रेड एंड द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज है वो आपको याद रख लेनी है, इसका आपको शॉर्ट फॉर्म भी पता होगा, अपने हिसाब से आप बना सकते हो। तो इसमें कनाडा आ जाता है, फ्रांस आ जाता है, जर्मनी आ जाता है, इटली आ जाता है, जापान आ जाता है, UK आ जाता है, US आ जाता है ना, एज कोर मेंबर्स है। पहले G8 हुआ करता था, रशिया को हटा दिया गया, G7 बना दिया फिर, ठीक है। टू मीट्स एनुअली टू डिस्कस, ठीक है, इश्यूज जो ये एनुअली मिलते हैं और क्या डिस्कस करते हैं। पहली बात है इनफॉर्मल है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। और ये ग्लोबल इकोनॉमिक जो गवर्नेंस है उसको देखते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी को देखते हैं, एनर्जी पॉलिसी वगैरह सबको चेक करते हैं इन लोग, है ना, ग्लोबली मीट करके। उसके बाद क्या है आगे, इन एडिशन टू कोर नेशंस, इसके अलावा क्या है, देयर आर अदर इनवाइटी नेशंस भी है एक्टिंग एज ए पार्टनर्स दैट आर डेमोक्रेसीज एंड क्लासिफाइड इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो क्लासिफाइड इमर्जिंग इकोनॉमीज है और डेमोक्रेसीज है, तो वो उनके इनवाइटी पार्टनर, इनवाइटी नेशंस के तौर पे होते हैं। इन द रिसेंट समिट फॉर एग्जांपल, अभी जो समिट हुई थी रिसेंटली उसमें इंडिया वाज इनवाइटेड अलॉन्ग विद द अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, सेनेगल एंड साउथ अफ्रीका एज गेस्ट। तो मतलब गेस्ट के तौर पे इनको भी इन्वाइट किया गया था, याद रखना है आपको। देयर आल्सो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सच एज IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO दैट आर पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल गवर्नेंस, ठीक है। तो ये भी पार्ट है ना। तो देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशन सच एज IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO दैट आर पार्ट ऑफ इंटरनेशनल गवर्नेंस। रशिया ज्वाइंट, तो पहले देखो G7 था, फिर रशिया ने ज्वाइन किया G7 को 1998 के अंदर, फिर G8 हो गया, फिर 2014 में एक्सक्लूडेड, है ना, बट वाज एक्सक्लूडेड इन 2014, एक्सक्लूडेड कर दिया गया इनको 2014 के अंदर, टेक ओवर ऑफ क्रीमिया, जब इन्होंने क्रीमिया को हथिया लिया तो फिर इनको एक्सक्लूड कर दिया गया, एक्सक्लूजन कर दिया गया इनका एक तरह से, ठीक है। तो एक्सक्लूडेड हो गया है ये। अब देखते हैं, एक्सक्लूजन कर दिया रशिया का। अब देखते हैं EU इज नॉट ए मेंबर ऑफ G7, ध्यान रखना है, बट अटेंड द एनुअल समिट। EU है वो G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन एनुअल समिट्स को अटेंड करता है, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखो एक कैंपेन है लाइफ करके, LIFE, क्या है इसको देख लेते हैं। एट द रिसेंट समिट इंडिया ऑल्सो हाईलाइटेड ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर लाइफ, लाइफ क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट कैंपेन विद ए गोल टू इंक्रीज एन इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। द आइडिया ऑफ लाइफ वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई PM ड्यूरिंग द 26th UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, COP26 के अंदर 2021 में जो ग्लासगो के अंदर हुई है, वहाँ पे लाइफ का आइडिया को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। द मिशन सीक्स टू क्रिएट ए इकोसिस्टम दैट विल रीइंफोर्स एंड इनेबल environmentally friendly behaviors to be self-sustainable. Its vision is to live a lifestyle that is in tune with our planet and does not, जो कि ट्यून्ड है हमारे प्लेनेट के साथ में, and does not harm it. People living such a lifestyle are called pro-planet people, P3, कभी आ जाए pro, जो आप ये लिख सकते हो इसके अंदर भी, pro-planet जो people, P3. Recently at the World Economic Forum WEF दाउस के अंदर जो हुआ है एजेंडा 2022, PM मोदी इंट्रोड्यूस P3 मूवमेंट, PM मोदी जी ने स्टार्ट किया है, डेट अंडरलाइंस इंडियाज क्लाइमेट चेंज कमिटमेंट्स, जो कि इंडिया की क्लाइमेट चेंज की कमिटमेंट्स को अंडरलाइंस करता है, उसको बताता है कि इंडिया क्लाइमेट चेंज को लेकर काफ़ी कमिटेड है। आगे देखते हैं हम क्या ज़रूरत पड़ रही है अल्टरनेटिव टू BRI आर इमर्जिंग, क्यों इमर्ज कर रहे हैं अल्टरनेटिव टू BRI, वो देख लेते हैं। तो पहली तो है स्पेशली फ्रेगमेंटेड नेचर। तो बेल्ट एंड रोड इज नॉट ए यूनिफाइड कोहेरेंट, ये यूनिफाइड और कोहेरेंट नहीं है, बट रेदर ए फ्रेगमेंटेड कलेक्शन ऑफ द बायलैटरल एग्रीमेंट्स,
ठीक है। फ्रेगमेंटेड कलेक्शन है बायलैटरल एग्रीमेंट्स का मेड ऑन द डिफरेंट टर्म्स। ऑपेक नेचर कॉजिंग मिसट्रस्ट, तो इसका जो ऑपेक नेचर है ना इसका, वो काफ़ी ज़्यादा मिसट्रस्ट क्रिएट कर रहा है। द ऑपेक नेचर ऑफ द BRI एंड लॉन्स ऑन विच इट इज बिल्ट इज अनदर मेजर कंसर्न। द चाइनीज गवर्नमेंट हैज नेवर पब्लिश्ड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द साइज एंड टर्म्स ऑफ बेल्ट एंड रोड लॉन्स। दिस वैक्यूम ऑफ इन्फॉर्मेशन फीड्स कन्फ्यूजन एंड मिसट्रस्ट। तो इस वजह से अल्टरनेटिव आ रहे हैं सभी रीजन से। अल्टरनेटिव के परिवार तो ऑपेक नेचर, फिर फ्रेगमेंटेड नेचर है ना, जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनका। और उसके बाद है जो ऑपेक है नेचर, और फिर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी भी चल रही है। इट रेफर्स टू द एक्विजिशन, है ना, दैट चाइना यूज बेल्ट एंड रोड एज ए पार्ट ऑफ ए मैनिपुलेटिव ग्लोबल, है ना, मैनिपुलेटिव ग्लोबल स्ट्रेटजी जो है उसका पार्ट के तौर पे ले रहा है। फंडिंग मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन डेवलपिंग नेशंस एंड अनसस्टेनेबल लोन वगैरह प्रोवाइड कर रहा है, गेन लिवरेज वगैरह ले रहा है, ठीक है। तो ये एक्विजिशन है। द एक्विजिशन वाज स्पार्क्ड बाय द प्रोजेक्ट सच एज अम्बंतोटा पोर्ट डेवलपमेंट इन श्रीलंका, ठीक है। तो वहाँ से स्पार्क्ड हुआ है ये एक्विजिशन है वगैरह जो है, एक्विजिशन जो है वहाँ से स्पार्क्ड हुआ है। द श्रीलंकन गवर्नमेंट वाज अनेबल टू सर्विस द चाइनीज लॉन्स विच फंडेड द प्रोजेक्ट एंड द पोर्ट वाज हैंडेड टू द चाइना ऑन ए 99 ईयर्स लीज इन 2017, ठीक है। तो ये सभी रीजन है कि अल्टरनेटिव लाने की कोशिश की जा रही है। और भी कुछ रीजन है। पहले पॉलिटिकल बैकलैश, तो BRI प्रोजेक्ट आर बिल्ट यूजिंग ए लो इंटरेस्ट लोन्स एज अपोज टू एड ग्रांट्स। सम BRI इन्वेस्टमेंट हैव इन्वॉल्व OPEC bidding process and require the use of the Chinese firms, ठीक है, require the use of the Chinese firms. As a result, contractors have inflated cost leading to the cancel project and political backlash वगैरह, ये सब रीजन भी है। स्लो प्रोसेस ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन इशूज की वजह से। तो इसमें क्या है, 35% ऑफ द BRI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो हैज एनकाउंटर्ड मेजर इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम एज ए करप्शन स्कैंडल्स हुए हैं, लेबर वायलेशन हुए हैं, एनवायरमेंटल हजार्ड्स वगैरह क्रिएट हुए हैं, पब्लिक प्रोटेस्ट वगैरह हुए हैं, एनवायरमेंटल कॉस्ट वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा है इस प्रोजेक्ट की। इन्वायरमेंटल कॉस्ट जो है, तो BRI हैज बीन क्रिटिसाइज फॉर कॉजिंग सेवरल इरिवर्सिबल इम्पैक्ट ऑन द एनवायरमेंट एंड जो इसने क्या किया है, जियोपार्टाइजिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स द लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम को ये हानि पहुंचा रहा है। तो इन सभी रीजन्स की वजह से एक तरह से हम देख पा रहे हैं कि BRI के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स भी आ रहे हैं। अब देखते हैं इंडियाज कंसर्न ओवर BRI, इंडिया का क्या कंसर्न है BRI के ऊपर। तो पहला था जियो पॉलिटिकल कंसर्न। तो इंडिया इज पर्टिकुलरली कंसर्न अबाउट द BRI इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिंग प्रोजेक्ट इन द स्मॉलर साउथ एशियन कंट्रीज एंड इंडियन ओशियन लिटोरल स्टेट्स। इंडिया हैज ट्रेडिशनली व्यूड द रीजन एज बैकयार्ड ओवर विच इट हैज हिस्टोरिकली मेंटेन द position of influence. It is apprehensive that the BRI project will enhance China's stature and undermine India's influence over क्या हो जाएगा those states. तो इस वजह से जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स तो इंडिया के है ही। उसके बाद क्या है, आगे है सोवेरेनिटी एंड सिक्योरिटी कंसर्न भी है। इंडिया इज अपोज टू वन ऑफ द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ BRI चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सिपैक को इंडिया ने अपोज किया है, विच कनेक्टेड जो चाइना के जिंजियांग प्रोविंस है, जिंजियांग ऑटोनोमस रीजन जो है चाइना का, उसको पाकिस्तान के बलूचिस्तान वाले प्रोविंस से कनेक्ट करता है। तो इंडिया ने इसका अपोज किया है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट कहाँ से जा रहा है, पाकिस्तान कंट्रोल कश्मीर में से जा रहा है, जो कि वायलेट्स करता है इंडिया की सोवेरेनिटी को, ठीक है। एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द सिक्योरिटी पर्सनल बाई चाइना and Pakistan for the CPEC is another cause of security concern for India. Further, since Gwadar is a deep water port, it arguably given Pakistan and China a strategic advantage in IOR over India's role as regional power. तो ये सभी इंडिया के कंसर्न्स हैं। What are the other alternatives to BRI? अदर अल्टरनेटिव्स BRI के क्या क्या प्रपोज किए जा रहे हैं, क्या क्या है। तो पहले EU जो है, EU's ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट एम्स टू मोबिलाइज 300 बिलियन यूरो in investment between 2021 to 27 to underpin a lasting global recovery. It will support smart investments in quality infrastructure respecting highest social and environmental standards in line with the international norms and standards. तो ये EU का एक तो क्या चल रहा है, इसके अल्टरनेटिव के तौर पे हम देखें तो क्या है, EU ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है। और इसके अंदर ये सब चीज़ें बात बताई गई है। EU ग्लोबल गेटवे प्रोवाइड्स ए पॉजिटिव ऑफर फॉर इट्स पार्टनर्स बाय फाइनेंसिंग देम अंडर फेयर एंड फेवरेबल टर्म्स इन ऑर्डर टू लिमिट द रिस्क ऑफ द डेट डिस्ट्रेस इन कॉन्ट्रैक्ट विद BRI इन कॉन्ट्रास्ट विद चाइनाज BRI। तो ये काफ़ी वैसा है। दूसरा फिर अगला क्या चल रहा है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर AAGC, अनदर अटेम्प्ट पुट फॉर बाई India and Japan in 2017 is AAGC. This bilateral partnership intends to foster quality and sustainable social and transport infrastructure development projects and connectivity in Africa. तो ये किसका है, AAGC आपको याद रखना है, इंडिया का और जापान का है, ठीक है। फिर है इंडिया रेस्पॉन्स, हम देख पहले, चलो इसको कंप्लीट कर लेते हैं पहले। इट एम्स टू प्रमोट ए फ्री एंड ओपन वर्ल्ड ऑर्डर
while also provide an alternative to China's increasing investment and influence in Africa। अब देख लेते हैं आगे थोड़ा सा, नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, उससे पहले इंडिया का रेस्पॉन्स क्या है। मौसम प्रोजेक्ट टू स्ट्रेंथन बायलैटरल टाइज विद कंट्रीज इन द इंडियन ओशियन रीजन। तो इंडिया ने मौसम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है बायलैटरल टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडियन ओशियन रीजन के अंदर जो कंट्री है, इंडियन ओशियन रीजन के अंदर जो कंट्रीज है उनके साथ बायलैटरल टाइज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मौसम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया इंडिया ने। एक है सागर। सागर क्या है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखना है आपको। सागर जो है सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, कंसेप्ट जो है विद मल्टीपल ऑब्जेक्टिव सच एज, इसके क्या ऑब्जेक्टिव है सागर की, प्रोटेक्टिंग मैरीटाइम इंटरेस्ट, एनहेंसिंग इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन इन लिटोरल, जो लिटोरल स्टेट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे इनहेंस करना है इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन को, प्रोटेक्ट करना है मैरीटाइम इंटरेस्ट को, प्रमोट करना है कलेक्टिव एक्शन को टू डील विद द मैरीटाइम थ्रेट्स। तो ये सब हमारे आसपास की जो कंट्री है ना उनके अंदर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो हमारा रीजन है हमारे आसपास का, जो उन सभी जो लिटरल स्टेट्स वगैरह है उन सभी को क्या देना है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल द रीजन करके हमारा एक प्रोग्राम है, मिशन है। बिल्डिंग ग्रेटर ट्रस्ट एंड प्रमोटिंग रेस्पेक्ट फॉर मैरीटाइम रूल्स, तो इस तरीके की सॉफ्ट स्किल्स के थ्रू, इस तरीके की चीज़ों के थ्रू, इस तरीके के मिशंस के थ्रू काउंटर करने की कोशिश कर रहा है इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना को इंडिया भी, ठीक है। तो इसमें बोला हुआ है, फिर आगे बोला है इंक्रीज एड है ना, एड इंक्रीज किया इंडिया ने इन्वेस्टमेंट एंड अदर इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स टू द कंट्रीज चाइनाज इन्फ्लुएंस इन नेबर लाइक नेपाल, श्रीलंका एंड मालदीव्स के अंदर इनका इन्फ्लुएंस काफ़ी बढ़ रहा है, तो इंडिया ने भी उनको सहायता वगैरह प्रोवाइड करना चालू किया और इस तरह से हम चाइना को एक तरह से काउंटर कर रहे हैं। तो ये था, ठीक है, BRI के बारे में, उसके अल्टरनेटिव्स के बारे में, ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम चलेंगे, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अल्टरनेटिव टू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये BRI ये टॉपिक हमने कवर कर लिया है 2.2। अब नेक्स्ट जो है 2.3, उसके ऊपर कूच करते हैं हम, ठीक है। तो ये है 2.3, इसमें हम नाटो को देखेंगे, ठीक है, नाटो, ठीक है, नाटो जो भी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नाटो को स्टार्ट करते हैं। नाटो समिट वाज हेल्ड रिसेंटली इन मैड्रिड स्पेन अमिड रशिया यूक्रेन वॉर। तो क्यों ये नाटो क्यों न्यूज़ के अंदर है, वैसे भी ये तो न्यूज़ के अंदर रहता ही है ना। अभी क्या हुआ है रिसेंटली मैड्रिड स्पेन के अंदर, तो ध्यान रखना मैड्रिड स्पेन है ना, मैड्रिड स्पेन के अंदर रशियन यूक्रेन वॉर के अमिड के बीच में नाटो की एक समिट हुई है रिसेंटली। सम की आउटकम्स क्या निकल के आए हैं उसके, तो ये क्या है, पहला तो है 2022 स्ट्रेटजिक कंसेप्ट, ये क्या है, इट इज़ नाटोज गाइडलाइन, सॉरी इट इज़ नाटोज गाइडिंग डॉक्यूमेंट विच रिफ्लेक्ट द इमर्जिंग सिक्योरिटी रियलिटी। तो ये 2022 हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस वजह से मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी इसके अंदर क्या लिखा गया है, जो नाटोज गाइडिंग डॉक्यूमेंट है उसके अंदर 2022 का, तो इसमें आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई रशिया इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड डायरेक्टेड टू द अलाइड सिक्योरिटी। तो नाटो के लिए जो अलाइड सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ी थ्रेट रशिया को लेकर चल रहे हैं ये। एड्रेस इज द चाइना फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, और चाइना को फर्स्ट टाइम इसने एड्रेस किया है। आगे क्या चला है कि आउटकम्स क्या है नाटो का जो अभी चली है, जो भी रिसेंटली समिट हुई है उसकी, ये सब चीज़ें की आउटकम्स है उसके ना। तो पहले तो ये चीज़ रही है, दूसरा है सपोर्ट टू द यूक्रेन एंड अदर पार्टनर्स एट रिस्क, ठीक है, तो उनको सपोर्ट करना है, ये इन्होंने डिसाइड किया है। ए स्ट्रेंथन्ड कॉम्प्रिहेंसिव असिस्टेंट पैकेज फॉर यूक्रेन इंक्लूडिंग सपोर्ट इन एरियाज लाइक द सिक्योर कम्युनिकेशन, एंटी ड्रोन सिस्टम एंड फ्यूल वगैरह के लिए बात हुई है। अडेप्टिंग द अलायंस टू इमर्जिंग द चैलेंज। तो इसमें क्या हुआ है, एग्रीमेंट टू कट ग्रीन हाउस गैस इमिशन बाई नाटो एज द ऑर्गेनाइजेशन बाई एटलीस्ट 45% बाई 2030, ठीक है, तो ये भी बात हुई है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन जो है उसको भी कम करना है, इसके रिगार्डिंग भी बात हुई है। और डाउन टू नेट जीरो बाई 2050। लॉन्च ऑफ ए नाटो इनोवेशन फंड को लॉन्च किया गया है, विच विल इन्वेस्ट EUR 1 बिलियन ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स इन स्टार्टअप्स डेवलपिंग ड्यूल यूज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सच एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। अब नेटो के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, क्या है नेटो। तो नेटो वाज फॉर्म्ड इन 1949, 1949 में इसको बनाया गया विद द एम टू एक्टिंग ए डिटरेंट टू द थ्रेट ऑफ द सोवियत एक्सपेंशन टू यूरोप आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ओके, तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में हम बोल सकते हैं कि जो सोवियत का एक्सटेंशन यूरोप के अंदर हो सकता था उसको डिटेंट क्रिएट करने के लिए, जो थ्रेट जो थी उसको डिटेंट क्रिएट करने के लिए 1949 में नेटो को बनाया गया। पर्पज़ क्या था, तो ये अब पता चली गया है। तो इसका जो पर्पज़ है वो है, ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है एक्ट एज ए कलेक्टिव सिक्योरिटी अलायंस की तरह ये काम करता है, ठीक है, और हमारे लिए काम का है नहीं कुछ ज़्यादा। फाउंडर्स क्या थे, स्टार्टिंग में 12 मेंबर थे जो इसके फाउंडिंग मेंबर थे, ठीक है, और अभी क्या है, फिनलैंड एंड स्वीडन आर ऑन द कस्प ऑफ ज्वाइनिंग नेटो। तो ये मतलब नेटो को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ये भी ऐसे बोल सकते हैं। स्टोरी ऑफ नेटो एक्सपेंशन को यदि हम देखते हैं तो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको। सोवियत यूनियन रेस्पॉन्डेड टू नेटो बाय क्रिएटिंग इट्स ऑन मिलिट्री अलायंस विद 7 अदर ईस्टर्न यूरोपियन कम्युनिस्ट स्टेट्स इन 1955, और जिसे वर्सा पैक्ट बोला गया। बट आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन इन 1991 नंबर ऑफ द फॉर्मर वर्सा पैक्ट कंट्रीज बिकम नेटो मेंबर्स। तो वर्सा पैक्ट की जो कंट्री थी बहुत सारी वो नेटो की मेंबर भी बन गई। दिस इंक्लूड हंगरी, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, ये सभी कंट्रीज इसमें आती है। द मोस्ट रिसेंट एडिशंस वर मॉन्टेनेग्रो इन 2017 के अंदर ऐड हुआ है, ध्यान रखना है नेटो के अंदर, ध्यान रखना इस चीज़ को इंपॉर्टेंट है। एंड नॉर्थ मैकेडोनिया, तो नॉर्थ मैकेडोनिया ये 2020 के अंदर ऐड हुआ है, और मॉन्टेनेग्रो जो है वो 2017 के अंदर ऐड हुआ है। ब्रिंगिंग द टोटल नंबर ऑफ द नेटो मेंबर्स अबाउट स्टेट टू 30। अब पूरे जो टोटल मेंबर्स ऑफ नेशन स्टेट्स नाटो के जो मेंबर स्टेट्स हो गए हैं वो पूरे 30 हो गए हैं अभी। आगे देखते हैं नेटोज ओपन डोर पॉलिसी क्या है। आर्टिकल 10 ऑफ द इसका जो चार्टर है उसमें बताते हैं, अलाउज एनी यूरोपियन कंट्रीज दैट कैन इनहेंस
एंड कंट्रीब्यूट टू द सिक्योरिटी ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन टू ज्वाइन, है ना, ये बातें हैं और हमारे कोई काम का नहीं है। मेजर नॉन नेटो अलाई स्टेटस, तो किसको दिया हुआ है मेजर नॉन नेटो अलाई स्टेटस, उसको भी हम छोड़ते हैं। हम हमारे काम की चीज़ देखते हैं। रिलेवेंस ऑन नेटो इन कंटेम्प्रेरी टाइम क्या होता है वो भी देख लेते हैं थोड़ा सा। टू डील विद रैपिडली चेंजिंग सिक्योरिटी एनवायरमेंट, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रशिया का इन्वेजन यूक्रेन में हो रहा है, टेररिज्म फैल रहा है, ग्रोइंग ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, मोर सोफिस्टिकेटेड एंड डिसरप्टिव साइबर एंड हाइब्रिड थ्रेट्स आ रही है, तो इन सभी के अंदर इसका रोल बढ़ जाता है। इट प्लेड अ इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरनेशनल सिक्योरिटी एम्बिट, ठीक है। इश्यूज विद नाटो, क्या इश्यूज है नाटो के साथ, कौन कौन से इश्यूज है। तो पहला था कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंस ऑफ द ओपिनियन अमंग द मेंबर्स। तो NATO लीडर्स हैव फंडामेंटली डिफरेंट व्यूज अबाउट टेररिज्म, रशिया एंड यूरोपियन सिक्योरिटी। तो कॉन्फ्लिक्ट अमंग द NATO मेंबर्स, फॉर एग्जांपल ग्रीस एंड टर्की हैव शार्पन्ड, तो मतलब ये शार्प हो गया इनके बीच के जो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह है। लैक ऑफ द क्लियर डिफाइंड मिशन, आगे है ये चैलेंज है सब, ये इशूज है नेटो के साथ, है ना। तो जो इशूज हैं नेटो के साथ, द अलायंस इज लूजिंग इट्स एज इन स्ट्रेटेजिक कंपटीशन, ठीक है। तो वो अपनी वो मतलब का जो अपना पैनापन है उसको भी खो रहा है। लेकिन नेटो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि रशियन और यूक्रेन वॉर की वजह से रिवाइव सा होता हुआ नजर आ रहा है दोबारा, ठीक है। फिर बाद में आगे आता है नेटो, आगे इसमें ये जो उसके इशूज थे वो कंप्लीट हो गए हैं। रिलेवेंस ऑफ नेटो इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स को हम पढ़ रहे हैं, उसमें आगे अगला जो पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है नेटोज कंडम्स द रशियन एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, है ना, एट इट्स gravely undermines the international security and stability and is blatant violation of the international law and offers unwavering support for Ukraine's, ठीक है, अनवेवरिंग सपोर्ट फॉर यूक्रेन्स इंडिपेंडेंस, सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो ये सब चीज़ें हैं, हमारे इतने ज़्यादा काम की वो चीज़ें हैं नहीं है, ठीक है। नेटो रिमेन्स ए की पिलर इन द फाइट अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ISIS, ठीक है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो ये सब चीज़ें हो गए। रेस्पॉन्स टू कोविड देख लेते हैं हम थोड़ा सा, नेटो का क्या रहा है। ये भी हमारे लिए काम करनी है क्योंकि इतना हमारे लिए आएगा नहीं हमारे एग्जाम में, तो हमें इतना ज़्यादा देखना नहीं है। अब ये देख लेते हैं कि वाई नेटो इज फोकसिंग ऑन चाइना, है ना। तो फोकस क्यों कर रहा है चाइना के ऊपर। तो नेटो हैज जस्टिफाइड इट्स न्यू फोकस ऑन चाइना एज ए कलेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट व्हाट इट व्यूज एज चाइनीज एनक्रोचमेंट ऑन द यूरोपियन इंटरेस्ट। तो इसमें क्या आगे पॉइंट लिखे हुए हैं, की पोर्ट सच एज द पोर्ट ऑफ पायरियस, है ना, पायरियस इन ग्रीस, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन यूरोप, और नाउ मेजॉरिटी ऑन्ड बाई द, तो मेजॉरिटी में ऑन किया जा रहा है, चाइना के द्वारा ऑन किया जा रहा है इसको। तो ये इशू बन रहे हैं काफ़ी सारे। तो ये क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे पोर्ट्स को हथिया रहे हैं, एक तरह से बोल सकते हैं, ऑन कर रहे हैं, है ना, या फिर डेट ट्रैप में फंसा के जैसे भी करके ना अपने अधिकार में ले रहे हैं चाइनीज़ वाले। तो ये एक इशू है, इसको मतलब एक थ्रेट की तरह लेके चल रहा है जो नेटो है, वो इसको एक मतलब चैलेंज की तरह लेके चल रहा है नेटो। तो ये प्रॉब्लम है नेटो के सामने, जिसकी वजह से चाइना को फोकस कर रहा है नेटो एक तरह से। इंक्रीज चाइनीज नेवल पेट्रोल्स इन द अटलांटिक ओशन रीजन हो रहा है। चाइना राइजिंग इंटरेस्ट इन आर्कटिक सी हो रहा है। एक्सटेंसिव साइबर अटैक्स हो रहे हैं। क्लेम्स ऑफ द चाइनीज ऑनरशिप वगैरह, ये सभी चीज़ें हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे सामने है वो है ब्रिक्स 2.4। तो रिसेंटली ब्रिक्स की न्यूज में है, ब्रिक्स लीडर अडॉप्टेड द बीजिंग डिक्लेरेशन इन 14th ब्रिक्स समिट कन्वीन्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चाइना इन वर्चुअल फॉर्मेट, ठीक है। तो हाईलाइट्स ऑफ द समिट क्या रहे हैं, तो हाईलाइट्स ऑफ द समिट रहे हैं, देखो पहली बात तो 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ ब्रिक्स, है ना, रिप्रेजेंट्स। तो कौन कौन सी 5 इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ ब्रिक्स रिप्रेजेंट्स, ठीक है। तो इसमें देखना क्या कर रहे हैं, ये क्या क्या मतलब ब्रिक्स के अंदर जो कंट्रीज आती हैं वो किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो पहली बात तो 41% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं, ठीक है, 41% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को। 24% ऑफ द वर्ल्ड GDP को, 16% शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड है इनका, और टोटल कंबाइंड एरिया ऑफ 29.3% ऑफ टोटल सरफेस ऑफ द वर्ल्ड है इनके पास, ठीक है, ब्रिक्स कंट्रीज के पास। तो ये समिट जो है रिसेंटली, इसके हाईलाइट्स क्या रहे हैं, इंडिया प्रपोज द इनिशिएटिव, इंडिया ने इनिशिएटिव प्रपोज किया है, ठीक है। क्या, इंडिया कॉल्ड फॉर द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द ब्रिक्स आइडेंटिटी एंड प्रपोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ऑनलाइन डाटाबेस फॉर ब्रिक्स डॉक्यूमेंट्स, BRICS Railway Research Network and strengthening cooperation between MSMEs. India will be organizing BRICS Startup event this year to strengthen connection between the startups in BRICS countries, ठीक है। ब्रिक्स कंट्रीज में स्टार्टअप्स को कनेक्शन को बढ़ाने के लिए इंडिया एक ब्रिक्स स्टार्टअप इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगा। तो आगे क्या आ रहा है दूसरा, डिनायल ऑफ द सेफ हेवन टू करप्शन, ब्रिक्स वेलकम द ब्रिक्स इनिशिएटिव ऑन डिनायल ऑफ सेफ हेवन टू करप्शन विच फर्दर स्ट्रेंथन एंटी करप्शन कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड एनहेंस एंटी करप्शन एक्सचेंजेज एंड कॉपरेशन विद इन मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क्स। तो ये भी रहा है। उसके बाद अबाउट ब्रिक्स, ब्रिक्स के अंदर कौन कौन सी कंट्री आ रही है पहले तो देख लो, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स ग्रुपिंग एम टू प्रमोट द, क्या है इसका गोल, है ना, कभी क्वेश्चन आ जाता है ब्रिक्स के ऊपर, तो आपको याद रखना है, इस लाइन को आपको लिखना है ना। The grouping aims to promote the peace, security, development and cooperation in the world. It also aims at making positive impact on development of humanity and establishing a more equitable and fairer world.
The notion behind the coinage of BRICS was the nations' economies would come to collectively dominate global growth by 2050. Recently, Iran and Argentina have applied to join BRICS mechanism. This could be the first expansion of the group since South Africa was included in 2010. बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, प्रीलिम्स में ध्यान रखना है आपको। 2010 में साउथ अफ्रीका को इंक्लूड किया गया था। अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिया इन ब्रिक्स, ब्रिक्स के अंदर इंडिया के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है उसको देखते हैं हम। तो एक था इकोनॉमिक and trade investment. So intra-BRIC trade, while modest, present opportunities for India in key markets including China, which remains an important commercial partner despite security tensions. India also supports the BRICS goal of shielding members from economic fallout of Russia's war in Ukraine. तो ये सभी इंडिया के फेवर हो सकते हैं ना। आगे मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। तो पार्टिसिपेशन इन नॉन वेस्टर्न ग्रुपिंग बैलेंस इंडियाज ग्रोइंग पार्टनरशिप विद द वेस्ट। उसके बाद है जो क्वेस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टेटस, ब्रिक्स मेंबरशिप एलिवेट्स इंडियाज ग्लोबल प्रोफाइल एंड प्रेजेंट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रोजेक्ट इंडिया एज एन ट्रूली इंटरनेशनल प्लेयर। तो ये इंडिया को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं या मिल सकती हैं ब्रिक्स की वजह से। अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंडिया इन ब्रिक्स, तो इंडिया के पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ब्रिक्स के अंदर, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना। अब आगे देखते हैं कॉन्क्रीट प्रोग्रेस मेड बाई ब्रिक्स। तो ब्रिक्स ने अब तक क्या कॉन्क्रीट प्रोग्रेस मेड किया उसको देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, तो देखो एक तो न्यू डेवलपमेंट फंड बैंक जो है वो ब्रिक्स का है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट CRA, दो चीज़ें हैं, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक एंड कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट CRA। तो ये कुल मिला के कॉन्क्रीट प्रोग्रेस जो मेड बाई ब्रिक्स हुई है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो NDB बनाया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है, और कंटिजेंट रिजर्व एग्रीमेंट्स किए गए हैं। दिस एग्रीमेंट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रिक्स NDB एज वेल एज CRA वर्थ 100 बिलियन ईच ड्यूरिंग सिक्स समिट इन फोर्टलेजा। तो ध्यान रखना 6 समिट थी, वो 6ठे नंबर की समिट थी, ये फोर्टलेजा के अंदर हुई थी, ब्राज़ील के अंदर जुलाई 2014 के अंदर। तो वहाँ पे ये बनाए गए थे। NDB का हेडक्वार्टर संघाई के अंदर, याद रखना है, हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड विद द पर्पज ऑफ मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन ब्रिक्स एंड अदर इमर्जिंग एंड डेवलपिंग कंट्रीज। द CRA इंटेंड्स टू प्रोवाइड लिक्विडिटी थ्रू करेंसी स्वैप इन रेस्पॉन्स टू एक्चुअल एंड पोटेंशियल शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ द पेमेंट क्राइसिस। तो इस इशू को भी ये CRA है, CRA जो इस इशू को रिजॉल्व करता है। तो ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रही। IMF रिफॉर्म्स, तो ये क्या है, ब्रिक्स हैज सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग इंक्रीमेंटल चेंज इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ओवर द ईयर्स। द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ द ब्रिक कल्मिनेटेड इन 2010 रिफॉर्म proposal on quota and governance. Subsequently, quota of IMF was doubled with a 6% share transferred to the emerging and developing countries. The votes of the China, Russia, Brazil, India was increased and reached a total 14.18%. Increase in trade and export, तो WTO जो आंकड़े वो बता रहे एक तरह से कि ब्रिक्स के अंदर ग्लोबल एक्सपोर्ट मोर देन डबल्ड बिटवीन 2001 से 2011 में हो गया है, फ्रॉम 8 to 16% बिटवीन 2002 से 2012 में। तो ये सब सारी बातें हैं, तो ये सारी अचीवमेंट्स रही हैं ब्रिक्स की, हम ऐसा बोल सकते हैं ना। इशूज परसिस्टिंग इन ब्रिक्स में क्या क्या इशू है, तो डोमिनेटेड रोल ऑफ चाइना, एक तरह से प्रेजेंस ऑफ चाइना, द ग्रेटर रोल इन सिक्स टू असर्ट विद इन ग्रुप। तो ये हमेशा इशू रहता है ना ब्रिक्स के साथ। इट कुड यूज द ग्रुप एज ए प्लेटफॉर्म फॉर anti-US प्रोपेगेंडा फ्रेम्ड अराउंड US सैंक्शंस ऑन रशिया एंड ब्रॉडर US हेजेमनी, ठीक है। दिस कुड गो अगेंस्ट इंडिया एज इट सीक्स टू अवॉइड बीइंग सीन एज पार्ट ऑफ एन anti-US ब्लॉक। तो इंडिया इन ब्रिक्स पे हम देखेंगे, पहले देख लेते हैं कि इशूज रिलेटेड परसिस्टिंग इन ब्रिक्स क्या है। दूसरा है लेकिन अपहोल्डिंग कमिटमेंट्स द सॉवरेन इक्वलिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, तो विद चाइना चैलेंजिंग द टेरिटोरियल स्टेटस को ऑफ ऑल, ठीक है, विद चाइना चैलेंजिंग द टेरिटोरियल स्टेटस को ऑल अराउंड इट्स पेरीफेरी इंक्लूडिंग अलॉन्ग इन बॉर्डर विद इंडिया एंड रशियाज एग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन। इट इज इंक्रीजिंगली becoming difficult to BRICS members to rally around the प्रिंसिपल्स दैट लेट द फाउंडेशन ऑफ दिस ग्रुपिंग। तो ये सारी बातें हैं। और क्या है, एक तरह से बोले तो इशू जो है ब्रिक्स के साथ बाइलेटरल डिफरेंसेज हैं। तो इसमें क्या है, ब्रिक्स कंटिन्यू टू फेस द चैलेंजेस ऑफ द लैक ऑफ बाइंडिंग आइडियोलॉजी एंड डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल सिस्टम। दे आर वाइड डिस्पैरिटीज अमंग द 5 नेशंस एंड ऑल्सो बाइलेटरल डिफरेंसेज पोजिंग चाइना फॉर द इंफ्रा ब्रिक्स कंसेंसस। आगे देखते हैं, ट्रेड रिलेटेड चैलेंज भी है काफ़ी सारे। इंडिया टोटल ट्रेड विद ब्रिक्स कंट्रीज इन 2018-19 मतलब कहाँ पे था, स्टूड एट 114.1 बिलियन एंड ए मेजॉरिटी ऑफ दिस बिकॉज ऑफ द बायलैटरल ट्रेड विद चाइना जो कि 87.1 बिलियन था। दिस रीजन फॉर द लो ट्रेड कैन बी एट्रीब्यूटेड टू जियोग्राफिकल डिस्टेंसेज विच इंक्रीज द टाइम एंड डिस्टेंस टू एक्सपोर्ट। रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड इन्वायरमेंट्स हैं और चाइनीज डोमिनेंस इन टर्म्स ऑफ द ट्रेड विद इन द ब्रिक्स। तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स है। फिर स्लो प्रोग्रेस ऑन मल्टीलेटरल रिफॉर्म्स। ब्रिक्स में हैव रेज द इशू ऑफ द UNSC रिफॉर्म बट दिस इज मोर डिक्लेरेटरी इन नेचर देन ए सीरियस अटेम्प्ट टू ओवरहॉल द UNSC। तो ये भी इशू है। अदर इशूज में क्या आ जाएंगे, ब्रिक्स इकोनॉमी शेयर सम डोमेस्टिक एंड सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट मस्ट बी एड्रेस इंडिपेंडेंटली ऑफ दिस देयर ग्रुप एक्टिविज्म।
इनइक्वलिटी, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल वगैरह वगैरह सारी बातें हैं। अब आगे क्या रास्ता हो सकता है उसको देख लेते हैं। तो और ओवरकम डाइवर्सिटीज एंड सीक कॉमन इंटरेस्ट, तो डाइवर्सिटी से बाहर आइए। ब्रिक्स थ्रू द ब्रिक्स प्लस फ्रेमवर्क कैन प्रोवाइड ए गेटवे टू अल्टरनेटिव लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इम्पल्सेज विच ठीक है डेवलप्ड वर्ल्ड। एनहेंस द इफिशियंसी ऑफ ब्रिक्स इंस्टीट्यूशंस वाया कंटेस्टेड मल्टीलेटरिज्म, तो इफिशियंसी को आप बढ़ा सकते हो लेटरलिज्म जो है उसके थ्रू। क्या? इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ ब्रिक्स इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो दिस राइज ऑफ एनडीबी लाइक मैकेनिज्म विल फर्दर एलिवेट द स्टैंडिंग ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, ये सब है। रिपोर्टिंग ऑफ द काउंटर टेररिज्म इन ब्रिक्स एजेंडा में होना चाहिए और स्ट्रेंथनिंग कॉपरेशन होना चाहिए, ठीक है। रीप्रायोरिटाइजिंग करना है काउंटर टेररिज्म इन ब्रिक्स एजेंडा में, इसको रीप्रायोरिटाइजिंग करना है, मतलब इसकी प्रायोरिटी को बढ़ाना एक तरह से। डेस्पाइट द डाइवर्जेंट फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी प्रायोरिटीज ऑफ ब्रिक्स स्टेट्स, द ग्रुप unanimously acknowledge the terrorism as a serious threat to their national, regional and international security, ठीक है। आगे है स्ट्रेंथनिंग, तो इसको रीप्रायोरिटाइजिंग करना है एक तरह से, प्रायोरिटीज को दोबारा से रीअरेंज करना है काउंटर टेररिज्म इन ब्रिक्स एजेंडा के अंदर, ये वाली बात बता रखी है इन लोगों ने ना। फिर है स्ट्रेंथनिंग कॉपरेशन, तो कॉपरेशन को स्ट्रेंथ करना है, ये सब वे फॉरवर्ड हो सकते हैं। आगे जो हमको ये देखना था इंडिया और ब्रिक्स को यदि हम देखें तो इंडिया नोटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन टू ब्रिक्स इज proposal of the new development bank which was put on the BRICS agenda by India in 2012, तो ये इंडिया ने ही एक तरह से प्रपोज किया था ना, इंडिया का प्रपोजल था एनडीबी। इंडिया also added the urbanization forum or to BRICS cooperation mechanism to bring greater focus on intra-BRICS cooperation to learn from each other's experiences in tackling challenge of rapid urbanization faced by the all BRICS members. India institutionalized the practice of holding BRICS academic forum meetings as preparatory, ठीक है, मीटिंग्स फीडिंग इनटू द समिट एजेंडा बाई होस्टिंग द फर्स्ट सच मीटिंग इन 2009। तो ये सभी हो गया। अब हमारा ब्रिक्स वगैरह हमने कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से। अब हम 2.5 टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं, जो कि है इंडिया और यूरोपियन यूनियन। 2.5 टॉपिक है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन, तो इसको हम देखते हैं, है ना। ये न्यूज़ के अंदर क्यों है? इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने कंक्लूडेड द फर्स्ट राउंड ऑफ द नेगोशिएशन फॉर इंडिया यू ट्रेड एग्रीमेंट रिसेंटली, और इसके बारे में देखते हैं इस न्यूज़ के बारे में और ज़्यादा। तो बोथ पार्टनर्स आर नाउ रिज्यूमिंग द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टॉक्स आफ्टर ए गैप ऑफ अबाउट 9 years since the earlier negotiation were left out in 2013 due to the difference in scope and expectations from the deal. Free trade agreement involves the agreement on trade, investment, geographical indications. Both sides are aiming for the trade negotiation to be broad-based, balanced and comprehensive based on the principle of fairness and reciprocity. आगे देखते हैं। द सेकंड राउंड ऑफ द नेगोशिएशन शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस इन सितंबर 2022 एज ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स के अंदर रहेगा। सिग्निफिकेंस क्या है ईयू का फॉर इंडिया के लिए, क्या है? तो काउंटर चाइना, तो चाइना को काउंटर करने के लिए ईयू का सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, व्हेन इट कम्स टू काउंटरिंग चाइनाज इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यूरोप हैज द इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल हेफ्ट टू बी एन इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर इंडिया। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की यदि हम बात करें इंडिया के लिए, क्या है? इंडिया बायलैटरल ट्रेड विद ईयू अमाउंटेड टू USD कितना 116.36 बिलियन इन 2021 and 22 despite the global disruptions. Bilateral trade achieved on an impressive annual growth 43.5% in 2021 and 22। तो ये EU रहा, देख सकते हो आप सारी कंट्रीज को, है ना। ये देखो पूरा का पूरा EU है ना। तो यहाँ पे देख लो, ये स्पेन, पुर्तगाल, आयरलैंड, ठीक है, EU सब ये UK निकल चुका है बाहर, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, इटली, है ना। और ये सब देख लेना आपको, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ठीक है, लातविया, एस्टोनिया, इट्स नॉट लिथुआनिया, कहाँ है इसमें लिखा हुआ नहीं है, लिथुआनिया नहीं होगा तो, है ना, देख लेना जो भी है। उसके बाद कौन कौन मेंबर है देख लेना एक बार EU के, स्वीडन, फिनलैंड, है ना, ऑल दैट। तो ये इंडिया का के लिए क्या जरूरी है हम देख रहे हैं ना। अब आगे देखते हैं। करंटली EU इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर आफ्टर द US एंड सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए सेकंड लार्जेस्ट डेस्टिनेशन है EU अभी, है ना। बोथ साइड्स हैव एग्रीड टू इंस्टीट्यूट द EU इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल फॉर स्ट्रेंथनिंग इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल साइट्स। आगे देखते हैं। पोस्ट ब्रेग्जिट सिनेरियो में क्या हुआ है? इंडिया कंसिडर द UK एज द गेटवे टू कंटिनेंटल Europe, and with it existing the EU, India's firms will lose their advantage. Post Brexit, India recognizes that its own economic prospects depends on the continued growth and the internal stability of EU. आगे हम देखते हैं अबाउट यूरोपियन यूनियन के बारे में। देखें EU है क्या। तो 27 जो सॉवरेन मेंबर स्टेट्स हैं उनका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल यूनियन है, एक तरीके से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन है 27 सॉवरेन मेंबर स्टेट्स का ये जो EU है। और डिसीजन जो टेकन आर थ्रू ए मिक्स्ड ऑफ, तो किसके थ्रू डिसीजन इसमें लिया जाता है? एक तो क्या होता है, पहला तो होता है सुप्रा नेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूशंस टू हुम मेंबर स्टेट्स हैव डेलीगेटेड देयर पावर्स। और दूसरा इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस के थ्रू विच कंसर्न एरिया इन विच मेंबर स्टेट्स हैव नॉट डेलीगेटेड देयर पावर बट मेक डिसीजंस टुगेदर। द मेन यूरोपियन इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? तो हमको ज़्यादा इनके बारे में नहीं जानना है, लेकिन यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन कमीशन है,
काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन पार्लियामेंट है, तो ये सब कुछ हो जाएगा ना। अब हम देखते हैं इंडिया के बारे में देख रहे थे ना हम, तो क्या था टॉपिक, सिग्निफिकेंस ऑफ EU फॉर इंडिया। तो उसमें नेक्स्ट आ रहा है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क शोज सिग्निफिकेंस ऑफ यूरोप्स स्मॉलर कंट्रीज इन इंडिया टेक्नोलॉजिकल एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। फिर बाद में आगे क्या इंडिया का के लिए क्या है महत्व, ठीक है। कोऑपरेशन ऑन ग्लोबल इशूज, तो EU इज ऑन फ्रंट फुट इन डिजाइनिंग ग्लोबल रूल्स इन न्यू फील्ड्स। इट हैज इनिशिएटेड ए ग्लोबल डिबेट ऑन द रूल्स ऑफ प्रोटेक्ट पर्सनल डाटा, ठीक है। इज एमिंग टू सेट ए ग्लोबल प्रेसिडेंट फॉर इथिकल, ठीक है, एथिकल ह्यूमन सेंट्रिक स्टैंडर्ड फॉर यूज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सो ऑन। तो ये सब चीज़ें हैं। अब देखते हैं कंसर्न्स इन इंडिया EU रिलेशन एज एविडेंट फ्रॉम स्टॉल्ड नेगोशिएशन ओवर FTA। तो कंसर्न्स क्या है इंडिया और EU के रिलेशंस के बीच में एविडेंट हो रहे हैं, जो कि स्टॉल्ड नेगोशिएशंस ओवर FTA से। तो डाइवर्जिंग पोजीशंस ऑन रशियाज रोल ड्यूरिंग द क्रीमियन क्राइसिस, तो डाइवर्जिंग पोजीशन ऑन रशियाज रोल ड्यूरिंग द क्रीमियन क्राइसिस। इटालियन मरीन इशू, इटालियन मरीन इशू क्या है, 2012 में अरेस्ट किया था इटालियन मरीन्स को। नॉट ओनली अफेक्टेड टाइज बिटवीन द इटली एंड इंडिया बट ऑल्सो लेड इंक्रीज टेंशन विद द EU। तो वो इटालियन मरीन इशू वाला भी था ना। अदर इशूज इन FTA में क्या है, लाइक एक्सेस टू ट्रेड इन सर्विसेज, नॉन टैरिफ बैरियर्स ऑन ट्रेड इन गुड्स, एग्रीमेंट ऑन इंडिया IPR रिजीम, डाटा सिक्योर डेजिग्नेशन फॉर इंडिया, एक्सेप्टेंस फॉर एन इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म वगैरह। तो ये भी अदर इशूज है। ह्यूमन राइट्स की बात आती है, EU मेंबर्स expressed concern about the human rights situation in India, such as difficulties faced by the Indian women and minority groups as well as the closure of Amnesty International office in India, ठीक है। तो इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स के इश्यूज के ऊपर भी कंसर्न रेज किया है, UK मेंबर्स ने अपना कंसर्न व्यक्त किया है। अनटैप्ड ट्रेड पोटेंशियल, इंडिया अकाउंट्स फॉर 2.1% ऑफ EU टोटल ट्रेड इन गुड्स इन 2021, वेल बिहाइंड चाइना 16.2 एंड USA 14.7%। तो आगे देखते हैं, तो ये बैरियर्स कैसे हैं, टेक्निकल बैरियर्स ऑफ ट्रेड, TBT, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स, डेविएशन फ्रॉम द इंटरनेशनली एग्रीड स्टैंडर्ड्स एज वेल एज द डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अफेक्ट्स ए वाइड रेंज ऑफ द सेक्टर्स। आगे क्या है, द एब्सेंस ऑफ द FTA इन द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट, द एब्सेंस ऑफ द FTA इज द बिगेस्ट इम्पेडिमेंट टू ए डायनामिक इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशनशिप, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या हो सकता है, क्या रास्ता निकाला जा सकता है। तो इमर्जिंग प्रोस्पेक्ट ऑफ द कोलैबोरेशन इन द पास्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। तो इसमें क्या है, देयर आर ऑनगोइंग डिबेट्स इन EU ओवर द नीड टू डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन टू रिड्यूस रिलायंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर क्रूशियल प्रोडक्ट लाइक फार्मास्यूटिकल्स। दिस कुड बी वन एरिया फॉर डेवलपमेंट कॉपरेशन बिटवीन इंडिया एंड EU. India's pharmaceutical manufacturing capabilities could, with access to European healthcare technologies, can provide new avenues for enhancing partnerships and promoting innovation between the partners. Early conclusion of FTA. The BTIA is crucial because both India and EU are large markets, and India's demographic dividend can help the EU with the movement of skilled labor and professionals. Also, the increased market access will further integrate the service sector, increasing the scope of cooperation and joint ventures. आगे है strengthening the political dialogue, ठीक है। तो देयर इज अ नीड टू अपग्रेड द ईयरली डायलॉग बिटवीन द हाई रिप्रेजेंटेटिव वाइस प्रेसिडेंट फॉर द EU एंड द इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर टू ए रेगुलर स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स, लॉन्चिंग कॉन्क्रीट ट्राइलेटरल कॉपरेशन प्रोजेक्ट इन पायलट पार्टनर countries, establishing regular bilateral as well as trilateral dialogues on with Africa to discuss security, economic issues as well as connectivity. Further dialogue on Afghanistan and Central Asia in appropriate settings should be, है ना, इंटेंसिफाइड। ओके, तो ये लिखा हुआ है। आगे हम इसमें देख लेते हैं कि अदर कॉमन एरियाज ऑफ इंटरेस्ट क्या क्या हो सकते हैं। तो पहले तो ब्लू इकोनॉमी, वेस्टर्न इंडियन ओशन, तो वो एक कॉमन एरिया हो सकता है ना। तो EU's ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव विच सीक्स टू हार्नेस द मैरीटाइम वेल्थ कॉरस्पेंडेंस विद इंडिया कॉल टू इम्ब्रेस ए ब्लू रिवोल्यूशन। इंडो पैसिफिक, तो इसमें क्या है, EU's इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी हैज मस्ट टू कम्प्लीमेंट न्यू दिल्लीज गोल इन द रीजन। आगे है क्लाइमेट चेंज के अंदर दोनों का मतलब कि कॉमन एरिया ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है और कनेक्टिविटी के अंदर हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं चेंजिंग सिनेरियो इन इंडिया EU रिलेशनशिप, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रिलेशनशिप, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रिलेशंस, ठीक है। तो दीज इशूज वर नॉट कंप्लीटली रिजॉल्व बट ओवर टाइम फ्लोइंग चेंज इन द जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज एक्लिप्स्ड, है ना, अबव इशू। तो इशू गायब हो गए हैं। तो क्या हुआ है, बोथ प्लेयर्स वर इंस्ट्रूमेंटल इन रेटिफिकेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। EU एंड इट्स मेंबर्स एक्टिवली सपोर्ट इंडिया लेड इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो यही है मतलब कि कुल मिला के चेंजिंग सिनेरियो इंडियन EU रिलेशंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द रिलेशंस। तो इसमें लिखा हुआ है, तो दीज इशूज वर नॉट कंप्लीटली रिजॉल्व बट ओवर टाइम फ्लोइंग, ठीक है, ओवर टाइम फॉलोइंग चेंज इन द जियो पॉलिटिकल सिनेरियोज एक्लिप्ड अबव इशूज, ठीक है। अब आगे देखते हैं और देखते हैं द इम्पैक्ट ऑफ 2000 रिसेशन एंड ब्रेक्जिट नज्ड बोथ साइड इनटू ए फ्रैंकर एग्रीमेंट। आगे है टर्बुलेंस इन द मिडिल ईस्ट, ठीक है, और ये फॉर्मिडेबल राइज ऑफ चाइना। तो ये सब चीज़ें भी हैं इसमें पॉइंट, है ना, आप देख सकते हो। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, इंडस वाटर ट्रीटी को देखते हैं हम।
ठीक है। तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं, वाई इन न्यूज़, क्यों न्यूज़ में रही है इंडस वाटर ट्रीटी। तो 118वीं मीटिंग हुई है अभी परमानेंट इंडस कमीशन की, PIC की, न्यू दिल्ली के अंदर। इसके हाईलाइट्स क्या निकल के आए हैं मीटिंग के। पाकिस्तान हैज अश्योर्ड इंडिया ऑफ ऑल नेसेसरी एक्शंस टू इंश्योर द फ्री फ्लो ऑफ फजिल्का ड्रेन इनटू द सतलज रिवर, फ्लो ऑफ फजिल्का ड्रेन इनटू सतलज रिवर। द इंडियन साइड अंडरस्कोर्ड that all its ongoing hydroelectric power HEP projects, including Pakal Dul Kiru and Lower Kalnai, are fully compliant with the provision of the treaty। ठीक है, तो ये बोला है इंडिया ने। तो अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में हम देख लेते हैं, IWT के बारे में, है ना। तो यहाँ से इससे पहले आप रिवर्स देख लो अच्छे से एक बार। तो देखो ये लाइन ऑफ कंट्रोल जा रही है, इंडस रिवर आपकी है, इसके नीचे झेलम रिवर आपकी है, फिर चिनाब रिवर आपकी है, रवि है, ब्यास है, सतलज है। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको देख लेना है अच्छे से। अब देख लेते हैं अबाउट द इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में बात कर लेते हैं। IWT वाज साइन इन 1960, सॉरी 1960, 1960 नहीं, 1960 में साइन हुई है। IWT वाज साइन इन 1960 बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ब्रोकर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। ऑब्जेक्टिव क्या था IWT का? द ट्रीटी फिक्स द डिलिमिटेड, है ना, द ट्रीटी फिक्स एंड डिलिमिटेड द राइट्स एंड द ऑब्लिगेशंस ऑफ द बोथ कंट्रीज कंसर्निंग द यूज ऑफ द वाटर of the Indus River system। Provisions for sharing of river water। तो provisions क्या थे इसमें? all water of the eastern rivers, eastern rivers कौन कौन सी है? सतलज, ब्यास एंड रवि, which amounts to around 33 million acre feet MAF annually is allocated to India and is for unrestricted use। and the water of the western rivers like Indus, Jhelum and Chenab, which is around 135 MAF annually has been assigned mostly to Pakistan। तो ये सारा पूरा एग्रीमेंट वगैरह हुआ था। ठीक है, रन ऑफ दी, अब देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग क्या है। रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज ए टाइप ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन प्लांट वेयर बाई लिटिल और नो वाटर स्टोरेज इज प्रोवाइडेड। तो इससे बोलता है रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अदर प्रोविजंस क्या थे? इट प्रोवाइड फॉर द फंडिंग एंड बिल्डिंग ऑफ द डैम्स, लिंक कैनाल्स, बैरेज, ठीक है, बैराज, है ना, एंड ट्यूब वेल्स। द ट्रीटी रिक्वायर द क्रिएशन ऑफ ए परमानेंट इंडस वाटर कमीशन। तो ये भी बात हुई थी। एंड with a commissioner from each country to maintain a channel for communication and to try to resolve the questions about implementation of the treaty। In addition a mechanism for resolving disputes was provided। आगे देखते हैं, why abrogation of treaty is not a viable option। एब्रोगेशन करना ट्रीटी का एक वाइबल ऑप्शन क्यों नहीं है, ये देखते हैं थोड़ा। गोइंग अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ, द IWT इंडस वाटर ट्रीटी डज नॉट हैव ए यूनिलेटरल एग्जिट क्लॉज। Even the severance of diplomatic and consular relationship between India and Pakistan cannot terminate the IWT। Effect on India's other lower riparian states। Effect on India's other lower riparian states। So the abrogation of IWT will send the abrogation of IWT will send alarm bells ringing in India's other lower riparian countries like Bangladesh, which receive about 91% of its water from river flowing from India। China's cooperation on hydrological data। Growing China's Pakistan nexus can result in China withholding hydrological data in response to the abrogation of the treaty। Such data plays an important role in gauging the amount of the water coming from the Tibet into Arunachal Pradesh and taking measure to avert any major disaster or flood in the state। आगे देखते हैं प्रिविलेंट इश्यूज विद इन द ट्रीटी। तो प्रिविलेंट इश्यूज क्या है ट्रीटी के अंदर? पाकिस्तान फ्रीक्वेंट अपोजिशन टू द इंडियन प्रोजेक्ट्स। तो अपोजिशन इज मेजरली ऑन द इशू दैट whether project on Jhelum and Chenab conform to the technological specialization specified in agreement। This issue has been its manifestation in several projects such as Kishan Ganga Hydro Electric Project, KHEP, Jhelum Ratel Hydro Electric Project and Chenab etc। Strain of diplomatic relations। The Indus Water Treaty gets affected by the overall deployment in the India-Pakistan relationship। ठीक है, स्ट्रेन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो इंडिया वाटर ट्रीटी अफेक्टेड बाई ओवरऑल डेवलपमेंट्स इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप एज द डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान साइड डाउनवर्ड स्पाइरल इन रिसेंट ईयर्स। सम ऑफ द ऑब्जर्वर्स इन इंडिया कॉल्ड फॉर द एब्रोगेशन ऑफ द treaty। Compounding effect of the climate change, melting of the glaciers may increase the water flow in the short term, but it will also deplete ground water recharge in long run। Similarly, erratic rainfall bring further challenges to address the potential flood risks। This is likely to aggravate the tension around issues of water distribution and flow management। Conflict resolution method through a third party guarantor। तो इसमें क्या है? The World Bank is guarantor of IWT and relies on riparian to report any issue related to the illegal intervention of the river flows। No regular data sharing as planned in the treaty। तो ये सभी क्या है? इशू है ट्रीटी के साथ, प्रिविलेंट इशूज विद द ट्रीटी। तो कोई रेगुलर प्लान एक तरह से क्या नहीं हो रहा है, जो प्लान किया गया था एक तरह से प्लान किया गया था ट्रीटी में, वैसा नहीं हो रहा है। ना रेगुलर डाटा शेयरिंग हो रही है, ना रेगुलर की डाटा की रेगुलर शेयरिंग नहीं हो रही है। वे फॉरवर्ड देख लेते हैं हम क्या किया जा सकता है। ये ट्रीटी अच्छे से वर्कआउट किए इसके लिए, वर्कआउट करे इसके लिए, या फिर क्या करना चाहिए ना।
तो while the treaty may have served some purpose at the time it was signed, following efforts could be made to overcome the current bilateral challenge and optimize the use of the Indus water system resources. पहली बात है ग्लोबली एडवोकेटिंग इंडियाज पोजीशन। तो पहली बात तो ग्लोबली एडवोकेट करनी है इंडिया की पोजीशन। ओवर द ईयर्स इंडिया हैज बीन ए जनरस अपर रिपेरियन स्टेट एज इट हैज यूटिलाइज ओनली 93% ऑफ द its stipulated water storage capacity. Further, only 25% of the total estimated capacity of the electricity that can be harnessed from the three western rivers in Kashmir has been tapped so far. This position could be advocated to counter Pakistan attempts to internationalize the issue by involving World Bank. तो इस तरह से इंडिया क्या कर सकता है, ग्लोबली एडवोकेटिंग इंडिया पोजीशन कर सकता है ना। तो वे फॉरवर्ड के अंदर ये किया जा सकता है। बाद में सीकिंग कॉपरेशन, तो बाद में एफर्ट्स कुड बी मेड टू सीक कॉपरेशन विद पाकिस्तान इन एरिया वेयर एवर इट पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 7 ऑफ द IWT टॉक्स अबाउट फ्यूचर कॉपरेशन एंड कॉल फॉर द टेकिंग अप जॉइंट स्टडीज एंड इंजीनियरिंग वर्क्स ऑन द रिवर्स। अगला है चेंजिंग द अप्रोच, बोथ कंट्रीज कुड ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम फोकसिंग मोर ऑन द सब बेसिन लेवल इंस्टेड ऑफ मैनेजिंग द एरिया विद ए सिंगुलर हॉलिस्टिक अप्रोच। तो ये सब कुछ किया जा सकता है बाद में। फ्रॉम रेशनलिटी टू, है ना, रेशनलिटी से रिलेशनलिटी की ओर जाओ। टू अचीव ए स्ट्रॉन्गर इंडस वाटर ट्रीटी बोथ स्टेट्स मस्ट शिफ्ट फ्रॉम द एक्टिंग बेस्ड ऑन रेशनलिटी ऑफ वाटर शेयरिंग एंड फोकस इंस्टेड ऑफ इट्स रिलेशनलिटी बेनिफिट शेयरिंग के ऊपर जाना चाहिए। रिलेशनलिटी एक्सपेंड द डेफिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम शॉर्स वाटर क्वांटिटी से टू वाटर क्वालिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ द वाटर वेटलैंड्स एंड द बायो। तो काफ़ी अच्छा वर्ड है ना एक, अपने आप में ध्यान रखना है आपको। सॉइल इरोजन वगैरह और कंजक्टिव यूज ऑफ द ग्राउंड सरफेस वाटर, नेचुरल बेस्ड सॉल्यूशंस, ये सभी किस चीज़ के अंदर आता है, रिलेशनलिटी के अंदर आता है, जिसे बोलते हैं बेनिफिट शेयरिंग। अब देखते हैं हम आगे है ना, रेनेगोटिएटिंग द ट्रीटी, रीनेगोशिएटिंग द ट्रीटी, है ना। तो रीनेगोशिएट कर सकते हैं हम ट्रीटी को। तो इसमें क्या हो जाएगा, ए पार्लियामेंट्री पैनल हैज रिकमेंडेड रीनेगोशिएटिंग द ट्रीटी विद द पाकिस्तान टू एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज ऑन वाटर अवेलेबिलिटी इन द इंडस बेसिन एंड अदर चैलेंजेस विच आर नॉट कवर्ड अंडर द ट्रीटी। आगे देते हैं, इनकॉर्पोरेट कंटेम्प्रेरी प्रिंसिपल्स ऑफ द इंटरनेशनल वाटर कोर्स लॉज सच एज द हेल्सिंकी रूल्स। तो हेल्सिंकी रूल्स, जो हेल्सिंकी रूल्स हैं, ये कुछ रूल्स है, क्या रूल्स है तो याद भी रखना है इसको, किसके रिगार्डिंग है, इंटरनेशनल वाटर कोर्स लॉज के रिगार्डिंग के रूल्स है, तो उनको भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। इनकॉर्पोरेट कंटेम्प्रेरी प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल वाटर कोर्स लॉज सच एज हेल्सिंकी रूल्स। दिस इज क्रूशियल टू बैलेंस द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ द रिपेरियन स्टेट्स एंड फॉर हॉलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट ऑफ द इंडस रिवर सिस्टम। तो हेल्सिंकी रूल्स ऑन द यूजेज ऑफ वाटर्स ऑफ इंटरनेशनल रिवर्स इज एन international guideline that assert the rights of all bordering nations to an equitable share in the water resources and is applicable to all drainage basins that cross national boundaries except where other agreements between bordering nations exists। ठीक है। अब कंक्लूजन क्या है, इंडस वाटर ट्रीटी इज ऑफन साइटेड एज द एग्जांपल ऑफ द possibility of non-violent coexistence that exists despite the troubled rapport between both neighbors countries। आगे इसमें लिखा हुआ है इंडियाज करंट मैकेनिज्म ऑफ कॉपरेशन इन रिवर वाटर शेयरिंग विद अदर कंट्रीज। तो इसमें एक ये फोटो बताई गई है, पिक्चर दिखाई गई है, ये आप देख लेना थोड़ा किस तरह से यहाँ पे है ना, जो इंडस रिवर आती है, झेलम है, चिनाब है, ठीक है, रवि है, ब्यास है, सतलज है, और फिर इस तरह से ये आगे भी दिखाया गया है, बांग्लादेश के साथ भी दिखाया गया है, ठीक है, चाइना के साथ भी दिखाया गया है थोड़ा बहुत, मतलब तिब्बत से आने वाली रिवर्स को भी थोड़ा दिखाया गया है। तो ये सब कुछ दिखाया गया है, आप देख सकते हो। तो इसमें इंडिया, नेपाल, इंडिया, भूटान, इंडिया, चाइना सब कुछ बताया गया है। तो कंट्री मैकेनिज्म फॉर कॉपरेशन, तो इंडिया नेपाल के अंदर बात की गई है। तो कोसिट जो ट्रीटी हुई है हमारी 1954 में नेपाल के साथ, अंडर विद द क्या होता है इसमें, एम्बैंकमेंट्स इन नेपाल वर एस्टेब्लिश अंडर एंड मेंटेन्ड, ठीक है। उसके बाद में एक महाकाली ट्रीटी हुई है, पर्टेन्स टू शेयरिंग वाटर ऑफ महाकाली रिवर, ये नेपाल के साथ है। चाइना के साथ हुआ है हमारा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है अपॉन द प्रोविजन ऑफ हाइड्रोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्रा। ऐसे ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है ऑन हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयरिंग ऑन रिवर सतलज। ऐसे ही एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म टू डिस्कस इंट्रैक्शन एंड कॉपरेशन, है ना, ऑन प्रोविजन ऑफ फ्लड सीजन, ठीक है, ओके, हाइड्रोलॉजिकल डाटा एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट। इंडिया और बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ है, गंगेज ट्रीटी साइन हुई है। द गंगेज ट्रीटी इज एन एग्रीमेंट टू शेयर सरफेस वाटर एट द फरक्का बैराज नियर देयर म्यूचुअल बॉर्डर।
सिस्टम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ फ्लड फॉरकास्टिंग डाटा, ये भी है, और मेजर रिवर्स लाइक गंगा, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र एंड बैंक बराक ड्यूरिंग द मानसून सीजन। इंडिया भूटान की बात की जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल एंड फ्लड फॉरकास्टिंग नेटवर्क ऑन रिवर्स कॉमन टू इंडिया एंड भूटान, ए जॉइंट ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट JGE ऑन फ्लड मैनेजमेंट। तो ये सभी हुआ है। अब हम आगे चलते हैं, अब देखते हैं इंडियाज इंगेजमेंट विद तालिबान, देखते हैं, है ना, 2.7 जो टॉपिक है, इंडियाज इंगेजमेंट विद तालिबान। न्यूज़ के अंदर क्यों है इंडिया हैज़ री ओपन्ड इट्स एम्बेसी इन काबुल, ठीक है, आफ्टर नियरली 10 months ऑफ तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान। इसके ऊपर आगे क्या और न्यूज़ है, देखते हैं। इंडिया ऑल्सो सेंट एन ऑफिशियल इंडियन डेलीगेशन टू ऑफर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट कॉपरेशन, ठीक है। द फर्स्ट सच एंगेजमेंट्स इन द इंडियाज एम्बेसी वाज इवैक्यूएटेड आफ्टर ए डिवास्टिंग अर्थक्वेक स्ट्रक अफगानिस्तान। The developments acquire significance as India had refused to recognize the Taliban administration in Afghanistan and had urged the international community to go slow in recognizing the Taliban. आगे देखते हैं, the present engagement is therefore seen as change in India's approach with respect to Taliban. The government has, however, clarified that the ongoing visit did not amount to granting diplomatic recognition, ठीक है, to तालिबान रिजीम इन काबुल, तो ये बोला भी है। तो आगे देखते हैं, बैकग्राउंड इन द अफगानिस्तान तालिबान इशू, अफगान तालिबान इशू, बैकग्राउंड ऑफ अफगान तालिबान इशू, द स्टोरी ऑफ सो फार। तो ये हमारे लिए ज़्यादा इतना इशू का नहीं है, हमने काफ़ी बार इसको देख भी रखा है पहले भी, है ना। हम आगे देखते हैं, वाई शुड इंडिया इंगेज विद तालिबान, के साथ क्यों इंगेज होना चाहिए इंडिया को, राइजिंग इंटरनेशनल एंगेजमेंट। तो इंडिया हैज सो फार फोकस ऑन द आइसोलेटिंग तालिबान, हाउएवर बियॉन्ड ए पॉइंट दिस ऑप्शन विल यील्ड डिमिनिशिंग रिटर्न्स एज many other countries are now starting to engage the Taliban and India is an important stakeholder in Afghanistan। तो इस वजह से इंडिया को भी अब तो मतलब ज्वाइन करना, मतलब इंडिया को भी अब इन्वॉल्व होना पड़ेगा। डिक्लाइन इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान, तो बैक इन 1990s अपार्ट फ्रॉम द सिक्योरिटी असिस्टेंस पाकिस्तान वाज आल्सो एबल टू हेल्प द तालिबान फाइनेंशियली एंड इकोनॉमिकली वाइल पाकिस्तान रिमेन्स ए पाइवटल, ठीक है, प्लेयर even today its influence and control over the Taliban are an economic circumscribed by an economic, diplomatic and security challenges. The Pakistan Taliban TPP terrorist activity in Pakistan and disagreement between the Kabul and Pakistan over Durand line disputed border are among the factors responsible. A view that has gained ground in India's Indian establishment is that it is time to dehyphenate, है ना, dehyphenate पाकिस्तान फ्रॉम द तालिबान स्पेशली इन दिस सिनेरियो। नेशनल सिक्योरिटी की जब बात आती है तो अफगानिस्तान इन द पास्ट प्रोवाइड स्पेस टू फ्री ग्रुप्स, है ना, फ्री टेरर ग्रुप्स लाइक अलकायदा, ISIS। तालिबान ऑल्सो हैज़ टाइज विद द लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद। An engagement with the Taliban would give an opportunity to convey India's concerns directly and encourage those elements within the group who wish to open up its diplomatic choices. म्यूचुअल बेनिफिट्स की जब बात, म्यूचुअल बेनिफिशियल कैसे है, इस तरह से देखते हैं हम। तालिबान is keen to gain international recognition. The output's attitude also indicate that it is not averse to the developing ties with India, despite whatever concerns Pakistan may have regarding an Indian presence in Afghanistan. Taliban called on India to reopen its mission in Kabul, resume direct flights to country and also accept Afghan military trainees. तो ये सब चीज़ें हो गई। इंडियाज इन्वेस्टमेंट इन अफगानिस्तान को थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें है असिस्टेंस इन कंस्ट्रक्टिंग, अपग्रेडिंग, रीबिल्डिंग और रिस्टोरिंग बिल्डिंग्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान पार्लियामेंट इन काबुल, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सलमा डैम, अफगान इंडिया फ्रेंडशिप को बताता है। और फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ जरांग दिलाराम रोड, है ना। इसके बाद हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, IHICDP प्रोग्राम्स, ट्रांसफर ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स लाइक एम्बुलेंस, बसेज, बिस्कुट्स, ठीक है, मेडिसिन, मिलिट्री व्हीकल्स एंड हेलीकॉप्टर्स। आगे पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस, फॉर एग्जांपल ऑफरिंग स्कॉलरशिप फॉर अफगान स्टूडेंट्स एंड ऑर्गेनाइजिंग ट्रेनिंग फॉर अफगान सोल्जर्स, पुलिसमैन एंड पब्लिक सर्वेंट्स। तो ये सब कुछ रहा है। डाउन साइड्स ऑफ इंडियाज इंगेजमेंट क्या है, ठीक है। तो डाउन साइड क्या रही है इंडिया के इंगेजमेंट की, शोज इनकंसिस्टेंसी इन इंडियाज पॉलिसी। तो इंडिया हैज ऑलवेज सपोर्टेड एन अफगान लेड, अफगान कंट्रोल्ड process for enduring peace and reconciliation in Afghanistan. It involves active engagement with the elected Afghan government and isolation of the Taliban regime. तो ये थोड़ा सा डाउन साइड ऑफ इंडियाज इंगेजमेंट रही है। सिक्योरिटी कंसर्न रहे हैं, इंडिया कंटिन्यूज टू फेस थ्रेट फ्रॉम टेररिस्ट फैक्शन सच एज द हक्कानी ग्रुप विच इज की मेंबर ऑफ द तालिबान। Okay. Also, recently a UN Taliban monitoring committee report shows that terror groups are continuing to find safe haven on Afghanistan soil with the Taliban support. Group like LET and JAM, which only target India, continue to work out of कहाँ से, ये एक प्रोविंस है वहाँ पे ननगरहर प्रोविंस, ठीक है, नानगरहर प्रोविंस से वहाँ से ये क्या कर रहे हैं और अदर एरिया से वर्क कर रहे हैं, भी काम कर रहे हैं वहाँ से। नो चेंज इन द आइडियोलॉजी ऑफ तालिबान। तो तालिबान हैज़ नॉट चेंज फ्रॉम इट्स प्रीवियस, है ना, medievalism, attack on the minorities and continued and restriction on women have increased from not being allowed to attend schools to curb on
फ्री मूवमेंट इन पब्लिक स्पेसेज एट वर्क। दिस इज कॉन्फ्लिक्ट विद इंडिया इथोज, इंडिया की इथोज के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट है इन सब चीज़ों का, एंड मे क्रिएट नेगेटिव परसेप्शन ऑफ इंडिया फॉर अफगान पीपल, है ना, एंड मे क्रिएट नेगेटिव परसेप्शन ऑफ इंडिया फॉर अफगान पीपल। डीलिंग विद प्रो चाइना नेबर्स ऑफ तालिबान, डीलिंग विद प्रो चाइना नेबर्स ऑफ तालिबान, तो एज इंडिया इंक्रीजेस engagement with Taliban, it would need to redefine its relationship with Tajikistan, as the latter has a deeply adversarial relationship with Kabul and has moved very close to Beijing in the past decade. China today is Tajikistan's biggest debt holder and its biggest investor. Also, Dushanbe is a supporter of Chinese repressive policies against Sunni Muslim Uyghur community या वीगर कम्युनिटी ओके। तो वीगर कम्युनिटी जो है उसको भी ये मतलब एक तरह से जो तजाकिस्तान उनका जो सप्रेशन हो रहा है उसको भी एक तरह से क्या बोल सकते हैं सपोर्ट कर रहा है। अब वे अहेड क्या है, वे अहेड यहाँ पे क्या हो सकता है, तो द टेम्पलेट बिहाइंड इंडियाज इंगेजमेंट विद तालिबान इज बेस्ड ऑन इंडियाज हिस्टोरिकल टाइज विद अफगानिस्तान। तालिबान इज हेयर टू स्टे एंड फॉर इंडिया देयर इज नो अल्टरनेटिव बट टू डील विद इट। इट इज नेसेसरी फॉर बोथ साइड टू टेक इनटू अकाउंट ईच अदर्स कंसर्न एंड इम्प्रूव डिप्लोमेटिक एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। अब देखते हैं न्यूज जो रही है, शॉर्ट न्यूज है ना, इंटरनेशनल जो न्यूज रही है, न्यूज इन शॉर्ट्स के अंदर देख लेते हैं थोड़ा सा। इंडिया एंड यूएई है ना, अब देखते हैं कितनी है शॉर्ट न्यूज जो है वो। हाँ तो ज़्यादा नहीं है ये, जल्दी कर लेते हैं इनको खत्म, है ना। लेट्स स्टार्ट। तो शॉर्ट न्यूज जो इंडिया एंड यूएई के जो यूएई के बीच में जो चीज़ें चली हैं इंटरनेशनली इनको देख लेते हैं। ड्यूरिंग इंडियाज पीएम विजिट टू यूएई बोथ कंट्रीज रिव्यूड द प्रोग्रेस इन जॉइंट विजन स्टेटमेंट JVS अनवील्ड ड्यूरिंग ए वर्चुअल समिट। JVS strengthened the comprehensive strategic partnership and laid the road map for enhancing cooperation and special focus on defense and security and trade and investment। इंडिया यूएई रिलेशनशिप को और थोड़ा हम आगे देखें तो ट्रेड के तौर पर देखें तो हिस्टोरिक इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन ड्यूरिंग द वर्चुअल समिट हैज ऑफिशियली एंटर्ड इनटू फोर्स 1 मई 2022 को। CEPA इज एक्सटेंडेड टू इंक्रीज द टोटल वैल्यू ऑफ बायलैटरल ट्रेड इन गुड्स टू ओवर 100 बिलियन एंड ऑल ओवर 15 बिलियन इन सर्विसेज वगैरह, ये सारे इसके टारगेट है, ठीक है। और ये सबको लिखा हुआ है। डिफेंस एंड सिक्योरिटी के अंदर मैरीटाइम कॉपरेशन वगैरह की बात कर रखी है। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की काफ़ी बात चल रही है। और पीपल टू पीपल यूएई है हाईएस्ट नंबर ऑफ द इंडिया डायस्पोरा है 35 लाख के आसपास, है ना, और कंट्रीब्यूट करता है। हाई रेमिटेंस इंडिया को काफ़ी रेमिटेंस वहाँ से मिलता है। स्पेस कोलैबोरेशन भी हो रहा है। इसरो ने लॉन्च किया है यूएई फर्स्ट नैनो सैटेलाइट नाइफ 1, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट, तो ये क्या है, वेस्ट सेती पावर प्रोजेक्ट। इंडिया विल बी टेकिंग ओवर वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन नेपाल, ठीक है, ध्यान रखना है ना। नियरली 4 years आफ्टर चाइनाज विड्रू फ्रॉम इट, है ना, प्लान्ड ऑन सेती रिवर। तो सेती रिवर के ऊपर बन रहा है, इतना प्रोजेक्ट है, इतना ज़्यादा, बस इतना ही काम का है हमारा, इससे ज़्यादा देखना नहीं है हमको, ठीक है, इतना हमारे काम का बहुत है। और ये वेस्ट सेती डैम जो है उसको देख लेते हैं। देखो ये नेपाल रहा और ये सेती डैम है कहाँ पे, कर्नाली रिवर हो गई है ये वाली रिवर सेती रिवर हो गई है, और वेस्ट सेती डैम यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है मैप के अंदर। आगे देखते हैं, बस इतना ही है इसमें पढ़ने लायक। देखते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांजिट कॉरिडोर INSTC, काफ़ी टाइम से न्यूज में है तो, है ना। ईरान स्टार्टेड ट्रांसफर टू रशिया गुड्स टू इंडिया बाय यूजिंग INSTC मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क first envisaged in 2000 by Russia, India and Iran to promote the transportation cooperations among the member states. INSTC connects Indian Ocean and Persian Gulf to Caspian Sea via Iran, is then connected to St. Petersburg and North European via Russia। तो ये सब कुछ था इसके अंदर, अभी मतलब कि न्यूज में है। करंटली इट हैज़ 13 मेंबर्स, तो 13 मेंबर ये देख लेना है आपको। INSTC सिग्निफिकेंस फॉर इंडिया के लिए क्या है, विल कट डाउन द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑलमोस्ट बाय 30%, एज वेल ट्रांसपोर्टेशन टाइम भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात है। विल हेल्प इंडिया टू गेन स्मूथ एक्सेस टू सेंट्रल एशियन बियॉन्ड और रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ करंट ट्रेडिंग पार्टनर्स के ऊपर डिपेंडेंसी जो होगी वो कम हो जाएगी। इट इज ऑल्सो बीइंग सीन एज इंडिया आंसर टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जो BRI के आंसर के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। आगे देखते हैं। अदर प्लान्ड कॉरिडोर्स कनेक्टिविटी इंडिया विद रशिया एंड यूरोप क्या है, तो चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर बन रहा है। एक तो कनेक्ट इंडिया रशिया हो रहा है, तो व्लादिवोस्तोक को चेन्नई से कनेक्ट कर रहे हैं, एक तो ये है। और दूसरा है इंडिया अरेबियन मेडिटेरियन अरब मैड, है ना, कॉरिडोर कनेक्टिंग इंडिया विद द मेन लैंड यूरोप वाया पायरियस पोर्ट, ठीक है, पायरस पोर्ट के थ्रू कनेक्ट हो रहा है ग्रीस एंड मिडिल ईस्ट से, ये सब चीज़ें हैं। अब देखते हैं इजराइल एंड यूएई की ट्रेड डील हुई है कोई, ये वैसे हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं थोड़ा सा। इजराइल साइंड फ्री ट्रेड डील विद यूएई, इट्स फर्स्ट विद एन अरब कंट्री। हाँ, ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये फर्स्ट है अरब कंट्री के साथ, किसी के साथ ट्रेड डील, है ना। बिल्ड ऑन देयर US ब्लॉक्ड अराहम अकॉर्ड्स, अराहम, ठीक है, अराहम जो अकॉर्ड्स हुए थे उसके मतलब कि अंदर इसको देखा जा रहा है। तो बिल्डिंग ऑन देयर US ब्लॉक्ड अराहम अकॉर्ड्स साइंड इन 2020 बिटवीन इजराइल एंड यूएई, बहरेन, लेटर मोरक्को एंड अकॉर्ड कॉल्ड फॉर नॉर्मलाइज द डिप्लोमेटिक। तो अकॉर्ड के बारे में बात चल रही है और फिर किस तरह से आगे बढ़ा है और किस तरह से नॉर्मलाइज रिलेशन बिटवीन दीज नेशंस एंड ब्रॉक विद डिकेट्स ऑफ द अरब पॉलिसी दैट हैड कॉल्ड फॉर ए पैलेस्टीनियन स्टेट बिफोर टाइज विद इजराइल।
ठीक है, स्टेट बिफोर, तो ये मतलब हमको पता है इसके बारे में, अब्राहम जो अकॉर्ड है उसके बारे में। डील इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड कस्टम्स एग्जाम्पशंस इमीडिएटली और ग्रेजुअली ऑन 96% ऑफ ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज। तो ये इजराइल एंड यूएई ट्रेड डील के बारे में था। और अब आगे थोड़ा सा जो बचा है वह नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल है, कुछ वो देख लेते हैं। रिसेंटली ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड इट्स इंटेंशन टू टेबल लेजिस्लेशन दैट वुड अल्टर सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ दिस प्रोटोकॉल विच इज द मोस्ट कंटेंटियस, ठीक है, कंटेंटियस एलिमेंट ऑफ ब्रेग्जिट एग्रीमेंट। तो दिस प्रोटोकॉल इज स्पेशल अरेंजमेंट दैट इंश्योर्स दी लैंड बॉर्डर बिटवीन द नॉर्दर्न आयरलैंड part of the UK and Republic of Ireland and EU member state continue to be invisible and respects the peace deal that put an end to decades of sectarian violence। तो इस तरह से हमारा इकोनॉमिक वाला पोर्शन आई थिंक कंप्लीट हो गया है। देखते हैं एक बार, इकोनॉमी नहीं, सॉरी इंटरनेशनल रिलेशन वाला जो पोर्शन है, इस तरह से हमने इंटरनेशनल रिलेशन वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट में हम इकोनॉमी को स्टार्ट करेंगे। तो मेरे को सुनने के लिए धन्यवाद।